तो लेट्स वी स्टार्ट. दिस इज योर CIA पार्ट 1. पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और करा दूं ना. माय नेम इज जावेद मुश्ताक. आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 30 years. सबसे पहले हमने शुरू किया था कुछ अर्सा ग्रेजुएशन, फिर इसके बाद CA. हमारी आर्टिकलशिप एंड होते ही आई हैव ज्वाइन द CBP. पता नहीं हमने कॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन सुना भी है कि नहीं. ताबानी से भी पहले का ही है, ठीक है. और ताबानीज में जितने भी टीचर गए हैं ना, ताबानी और अलहम्द में, वो सारे के सारे जो है वो उसी से गए हैं बेसिकली. अलहम्द उसी का ही पार्ट था. कलीम रहमानी साहब जो है ना, और ये खालिद पेटी वाला साहब, ये वहीं थे, और लाखानी साहब के पास. तो ये वहां से मूव होके चले गए, अलहम्द ओपन किया. उसके बाद फिर मैं, जो कि काफी जूनियर है, मेरे बाल वाइट हैं लेकिन मेरी एज इतनी नहीं है एक्चुअली, ठीक. बट ज्वाइन किया. उसके बाद CBP के बाद हम SBS में पढ़ाते रहे. क्लिफ्टन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी था. फिर वहाँ स्कैन आया. स्कैन के साथ हमने ज्वाइन नहीं किया, मगर स्कैन के साथ बातचीत की कोशिश उन्होंने की हमसे, लेकिन हम लोग कराची वालों का जहन जरा सा नहीं स्टार्ट, मतलब हमने कंटिन्यू नहीं किया उनके साथ, हम कुछ टीचर्स ने. इसके बाद फिर दुबई गए, फिर वापस दोबारा आगे कुछ अपने काम करते रहे. अब CMA काफी 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं. CMA CIA USA क्वालिफिकेशन की तरफ एंटर करके, मूव करके. बेसिकली हम लोग 2017 से ऑनलाइन शुरू कर दिया था, जब किसी को आइडिया नहीं था. 2020 में आके लोगों को जूम का और सबका पता चला. अच्छा, ये हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन. और नेक्स्ट ये है कि अब हम स्टार्ट करते हैं. मेरे ख्याल से काफी हो गया. सर भी काफी इतनी डिस्कशन की हम आदी नहीं है बेसिकली. हम CA वाले लोग ना, बस आते हैं अपना पढ़ाते हैं. सर ने तो इतनी डिस्कशन कर दी. थोड़ा सा ये बताने का मकसद था बैकग्राउंड के, आप सुकून से बात सुने. 1.5-2 घंटे की क्लास सुकून से लें, आराम से. इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये. 2 आवर्स के बाद फिर आपको खुद आइडिया होगा, डिसीजन मेकिंग करेंगे कि यार मेरी मंजिल कहाँ है और मेरा पेपर हो सकता है या नहीं हो सकता. आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ठीक है. और आपकी तो माशाल्लाह 5 अटेम्प्ट है, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से आइडिया दे सकते हो. सर, दिस इज द प्लानर, और द कोर्स हैज बीन चेंज्ड आपके पास है. अच्छा, प्लानर में थोड़ा सा मुझे ये एक आध हेडिंग की ऑल्ट्रेशन करनी है, मैं ये आज कर दूंगा. नेक्स्ट आपके पास आ गया पहले फर्स्ट आपके पास हेडिंग है फाउंडेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग. फिर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी आ गया. प्रोफेशनलिटी एंड ड्यू प्रोफेशनल केयर आ गया. क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आ गया आपके पास. अच्छा, इसके अंदर एक आध चेंज है, ये मैं आज जाके चेंज कर दूंगा. इसके बाद मैं आपको दूंगा, इससे पहले नहीं, ठीक है. अच्छा, इसमें आपके पास है कि आप प्लानर कोर्स करेंगे, नहीं जा रहा ये. यहाँ पर आगे, यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस टेस्ट होती रहेगी. चेक करते रहेंगे कि हमने कितने वीक्स में कितनी क्लासेस कंडक्ट किए हैं, कितने स्टडी यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है. इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर आ जाएंगे. ये हमारे पास प्लानर आ गया सर, कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है. और इसके अंदर आपके पास ये टॉपिक्स आ जाएंगे. जैसे पहले आपके पास ये सेक्शन आ गया, ये वाला, यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है. अच्छा, स्क्रीन पे नजर आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये उसके सामने उसी के ये यहाँ पर आपके पास आ गया मौजूद, इसके पॉइंट्स आ गए. अच्छा, 2020-26 का सिलेबस हमने ले लिया, लेकिन अभी तक बुक अवेलेबल मार्केट में नजर नहीं आ रही. अब जिससे है हमारी बातचीत चल रही है मुसलसल, वो कह रहे हैं कि अभी स्टिल बैच पे वही चल रही है तमाम जगहों पर जो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो वो हमने लेटेस्ट हमने फिर परचेज कर ली थी, इसी के हिसाब से बनाया हुआ. लेकिन मैंने 2026 का जो कोर्स आउटलाइन है वो भी इसमें मौजूद है, वो मैंने वो आपसे शेयर कर दूंगा. जो अपडेटेड है उसके हिसाब से ही मैंने आज की क्लास का सारा करिकुलम डिजाइन किया है, ठीक. तो पहले स्टडी यूनिट बेसिकली वो 2025 में हो या 2026 का हो, डजेंट मैटर. पहला जो यूनिट है वो सेम आपके पास एक जैसे ही है. जैसे आपके पास यहाँ आ रहा है पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिट चार्टर आ गया, इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, रोल इन दी रिस्क मैनेजमेंट. तो अगर मैं बुक यूज करने जाऊं, और यहाँ पर मेरे पास है बुक स्टडी यूनिट, ये रहे. यहाँ पर भी आपके पास कितने आ रहे हैं, पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग आ गया, इंटरनल ऑडिट चार्टर आ गया आपके पास, इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस और रोल इन रिस्क मैनेजमेंट. दिस इज योर ग्लैम बुक, और इसका स्टडी यूनिट फर्स्ट जो हमने पढ़ना है.
ठीक है। अच्छा, अब आपने स्टार्ट किया, शुरू किया और ग्लैम बुक से आपने प्लान किया कि जनाब मुझे सीआईए कंप्लीट करना है और बुक स्टार्ट करनी है। टीचर ने उसको ब्रीफिंग दी, टीचर अपनी कुछ क्लास वगैरह लेकर चला गया, स्टूडेंट ने उनका लेक्चर सुना, उसके बाद घर जाकर अब ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर स्टार्ट करूंगा 2-4 मिनट का। उन्होंने घर जाकर उन सर का लेक्चर सुना। अब यह जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये स्क्रॉल करूंगा, जो चीजें टीचर एक्सप्लेन करेगा कंप्लीट थ्योरेटिकल है। अब ये कंप्लीट यहाँ पर ये क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं जनाब, यहाँ पर यहाँ से लेकर ये पूरे पेज के अंदर नेक्स्ट हेडिंग आ रही है इंटरनल ऑडिट मैंडेट। पहली हेडिंग आपके पास कौन सी आ रही थी? पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। सिंपल, आप सिर्फ हेडिंग्स याद करें। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप स्टडी यूनिट 1 याद करें, आप स्टडी यूनिट जो है ना वो कंप्लीट इसकी डेप्थ में जाएं, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं अभी इसकी डिस्कशन ही नहीं कर रहा। पहली हेडिंग कौन सी है सर? 1.1। बस मैंने आपसे आकर ये पूछना है कि सर पहली हेडिंग कौन सी थी, तो आपने मुझे सिर्फ हेडिंग बतानी है, इसके अंदर क्या है वो बात का काम है, वो तो फिर मैं आस्ता आस्ता लेके चलूंगा, ठीक है ना। कौन सी हेडिंग है सर पहली? बस ये छोटे बच्चे की तरह मेमोराइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप चलें, नेक्स्ट क्या है आपके पास? इंटरनल ऑडिट मैंडेट हो गया, ठीक है। थर्ड वन, अब इसी के अंदर ये चल रहा है, थर्ड वन कौन सा है? इम्प्लीमेंटेशन हो गई। इसके बाद फिर आपके पास कौन सी है? इंटरनल ऑडिट चार्टर आ गया, ये 1.2 हो गया, 1.1 का एंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.1 के अंदर हेडिंग्स क्या थी, कुछ याद है? ये तो पहली थी 1.1, फिर क्या थी? आप दोबारा स्क्रॉल करके इसको याद कर सकते हैं फौरन। कौन सी है सर? इंटरनल ऑडिट मैंडेट, सेकंड 1.1 का बी पार्ट हो गया। थर्ड आपके पास क्या है? इंप्लीमेंटेशन है। इसके बाद आपके पास 1.2 है, उसमें क्या है? तो अब ये सारी जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, क्या ये आप मेमोराइज कर सकते हैं? मुश्किल है। अब इसी में से एमसीक्यूज बनेगा और वो एक एक लाइन को टेस्ट करेगा। जब आपकी हैबिट ही नहीं है और आपको ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये आपको मेमोराइज ही नहीं होगी, तो जब आप वहां पेपर देने जाएंगे तो आप पेपर पे कैसे इवेलुएट कर सकते हैं? और वहां पे तो क्वेश्चंस भी वो आपके एनालिटिक वे इवेल्युएशन करेगा, सिंपल तो होंगे नहीं एमसीक्यूज, ठीक है। तो समझाने का मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन ये है कि टोटल पेजेस 13 है स्टडी यूनिट के, यहाँ ऊपर स्क्रीन पे यहाँ पे ये देखिए, ठीक। तो अभी तो मैंने 6 पेजेस को स्क्रॉल किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये नेक्स्ट क्लास में 6 पेजेस को पढ़कर आइएगा, हालांकि मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, इसके बावजूद भी आपको क्या लगेगा? मुश्किल लगेगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको फिर कोई बात याद नहीं होगी, फिर उसके बाद आपके पास इसमें बहुत सारे, अगर इसके एमसीक्यूज बनाया जाए तो मैं कहता हूँ 50% भी आपसे पॉसिबल नहीं है कि वो सॉल्व हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमने बनाया, नोट्स बनाया, ठीक है। आप नोट्स को देखेंगे, हम नोट्स से लेके चलेंगे, यहां से लेके चलेंगे। सबसे पहले आपके पास है ये वर्ड बाय वर्ड लेके चल रहे हैं। सबसे पहले ये आ गई आपके पास डेफिनेशन। अभी हम स्टार्ट करेंगे, पहले मैं ओवरव्यू पैटर्न, पढ़ाने का पैटर्न बता दूं कि हमने पढ़ना किस तरीके से। ये मैंने आपको पहले दिखानी है कि स्टडी यूनिट येरी ग्लैम की आज की क्लास हमारी इस पर बेस कर रही है। नोट्स मैं अपने यहां से लेके चलूंगा। पहले ये डेफिनेशन आपके पास आ गई। अब इसके बाद ये एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। ऊपर हेडिंग क्या लगी हुई है सर? वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन लेके चलेंगे आपको, ठीक है ना। देखते हैं सर आपकी 5 अटेम्प्ट इस दफा हमारे लिए क्या है, इसी क्लास के हो? अच्छा, चले। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आ गया वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगी तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आ गया सिंपल वर्ड्स। अब यहां से उठ के जाएंगे, याद कैसे रखेंगे? दिस इज अ सिंगल लाइन। आपने सिंगल लाइन याद रखनी है, आपको ऊपर की डेफिनेशन तकरीबन याद रहेगी, तकरीबन किसी हद तक, ठीक है। लेमैन लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको स्टाइल में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि टेस्ट करेंगे कि जनाब आपको जो ऊपर हमने फिर लास्ट पेज डिलीवर किया है क्या वो आपको मेमोराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो ऊपर केस स्टडी छोटी छोटी बना के दिए ताकि आपको जो ऊपर का मटेरियल है वो क्या हो, मेमोराइज हो जाए।
क्योंकि असल में मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है पेपर में, कि आप कंप्लीट थ्योरेटिकल है और एशियंस डजंट लाइक थ्योरी। अगर आपको मैथ्स या अकाउंट्स या किसी इस तरह के कंप्यूटेशनल होंगे ना, हमारी एक जिबल्लत है कि स्टूडेंट बहुत लाइक करते हैं और दिमाग भी बहुत तेज चलता है, बेहतर है एज कंपेयर टू अगर मैं कहूँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, वो बस वहां बैठ जाएंगे, पता नहीं कैसे करनी है हमने, स्ट्रेटेजी में हम लोग वीक हैं। ठीक है ना? तो यहां पर वन बाय वन उसी की एग्जाम्पल्स हैं, ताकि वो मटेरियल आपको क्या हो, मेमोराइज्ड हो जाए। अभी हम इसको लेके चलते हैं, आसानी से आज इसको एंड करना है। ये 2 से 3 एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, 2 आप खुद करेंगे। ठीक है? इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या थी 1.1 के अंदर? मैंडेट यहां पर आ गई आपके पास। ठीक है? अब वो वहां पर क्या लिखा था, मैंडेट स्टडी नोट्स में मुश्किल था। अब यहां पर बहुत आसान वर्ड्स में आपको लेके चलेंगे मेमोराइज करके इंशाल्लाह, और सर गाइड कर देंगे कि इनको मेमोराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद फिर हम इसकी एग्जाम्पल डिलीवर करेंगे, ताकि वो आपको दिमाग में बैठ जाए। अगर वो किसी और एंगल से भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको इवेल्युएट कर सके, अच्छा ये यही बात कर रहा है, मैंडेट की बात हो रही है। ठीक है? नेक्स्ट फिर हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स के बाद फिर हम आ जाएंगे लेमैन, यहाँ समझ जाएगा जी इसका क्या मतलब है। अभी मैं मैंडेट को एक्सप्लेन करूंगा तो आसान सी लैंग्वेज में इस लाइन से आपको याद रहेगा कि मैंडेट का क्या कॉन्सेप्ट था। फिर आपके पास आ गया कौन सा सर, 1.2 था। ठीक है? वहां से लेके चलेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, कोई पैराग्राफ ही नहीं है सर, सिर्फ छोटे छोटे एक एक वर्ड बुलेट्स में। ठीक है? फिर लेमैन की लैंग्वेज में आपको बताएंगे जनाब के अच्छा पहले तो इसमें इंक्लूड क्या होगा, फिर इसके बाद इसकी लैंग्वेज में आसानी से मेमोराइज के लिए, फिर आगे चलते हैं क्विकली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया, फिर ये तकरीबन पूरा स्टडी यूनिट आपका कवर होगा। ये हमारा पैटर्न चलेगा। तो एक आइडिया आपको दिया कि हमने स्टडी कैसे करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। व्हाट्स द पैटर्न कि हमारी टीचिंग का और आपने किस तरह लर्न करना है चीजों को। मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं स्टडी यूनिट 1। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ना तो आपको बेनिफिट होगा, मेमोराइज भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? और ना इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी आपको। इन तमाम बातों का सोल्यूशन मेरे पास यहाँ पे नोट्स में है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, अब ये थोड़े समराइज करके बनाया है। समराइज का मतलब ये है कि कवर तो हमने पूरे किया है इस 12 पेजेस के अंदर, लेकिन चूंकि ये छोटे छोटे बुलेट्स में है, जैसे ये आपके पास ये आ गया छोटे छोटे बुलेट्स में हमने इसको कवर किया। जैसे ये सिंपल है, ये आ गया, देखें सिर्फ 2-3 बुलेट्स के अंदर ही आपके ये मैंडेट कवर कर दिया। ठीक? अब हो सकता है जाहिर सी बात है वहां 6-8 पैराग्राफ है, माइट भी कोई एक आध पैराग्राफ क्या हो रह गया हो, ऐसा पॉसिबल है ना सर। और आपको पता है सीआईए में मेरे जो ओपिनियन, हम सीए वालों की एक ओपिनियन होती है, कोई भी चीज छोड़ के नहीं जानी सर। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बैठने की आदत हो ना, तो वो ये होता है कि जी हमने एक लाइन रह गई है ना कोर्स में मेरे, उसको भी स्टडी करके जाना है, छोड़ के हमने नहीं जाना। ठीक? अपना कोर्स पूरा पढ़ के जाना है हमने, और ये भी आपने हैबिट बनानी है। इस हैबिट को बनाएंगे तो आपका सीए क्वालिफाई होगा। ठीक है? अच्छा, आप में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है? कोई भी नहीं है। नॉर्मली पहले सीआईए बहुत करते थे। हाँ, पिफवा तो पुराना है काफी यार। चल चले आप फाइनल में हो। एक पेपर रह गया, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वो भी नहीं। कौन सा रह गया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रह गया, एफ और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वाला, जिसमें स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा चलो उस पर बाद में डिस्कशन करते हैं। अब इसके बाद कोई अगर पैराग्राफ रह गया तो ये पार्ट बी है। अगर आप बहुत ही शौकीन है पढ़ने के, जब आपको नींद ना आ रही हो घर पे, तो फिर आप इसको ओपन करें। तो ये जो उसी 13 पेजेस के अंदर फिर हमने बनाया, इसको भी बुलेट स्टाइल में बनाया। वो तमाम चीजें जो हमारे पास यहाँ थी, अगर कोई मिसिंग है तो वो यहाँ कवर किया हमने उसको। ये सेकंड उसका पार्ट बी है। ठीक है? ये तमाम चीजें यहाँ कवर की हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। ठीक है ना? तो ये 2 पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपका स्टडी यूनिट 1 कंप्लीट है। आप सुकून से, कोई आपसे पूछेगा यार आप कौन सा स्टडी यूनिट में कौन सा पैराग्राफ कहां पर है, क्या कह रहा है वो पैराग्राफ, आप सुकून से बताओगे उसको। ठीक है सर? जब पहले समझ में आएगा मुझे।
दीदी वो अभी तो हम उसको आपको देंगे ना एमसीक्यूज। पहले तो हम आपको स्टडी यूनिट मेमोराइज करवाएंगे। जब आपको पूरा स्टडी यूनिट मेमोराइज होगा तो उसके बाद ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे ना। बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो स्टडी यूनिट है वो आपको मेमोराइज नहीं हो रहा और वो एनालिटिकल वे में उसको इवेल्युएट नहीं कर पा रहे। जब आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं आपको वो एक जैसे ही लगते हैं, आप क्लिक करते हो तो आंसर गलत होता है। बेसिकली मैं आपको डायग्नोस कर चुका हूं, मैं जो मुझे अंदाजा हो रहा है। ठीक है, आपको राइट चीज समझनी है कि यार ये है क्या बेसिकली। ठीक है, और वो छोटे छोटे वर्ड्स में। अच्छा, बाद स्टूडेंट जो आप कहते हैं ना कि यार वो पास कर गए, मैं नहीं, वो बेसिकली उनकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी मेमोरी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की होगी। आपको छोटे टिप्स में चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट या बुलेट्स में चाहिए मुझे कि मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, एक तो अच्छा मैं ये कह रहा था ये सेकंड पार्ट है, तो ये कवर करेंगे तो हमारा ये पूरा स्टडी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप सुकून से इसको पढ़ते रहें। अच्छा, अब मैं अब आपको अपने दोनों यूनिट से स्टार्ट करूंगा और ये दोनों को कंप्लीट, पहले मैं फोकस करूंगा 1.1 को। ठीक है ना, ये मेन है। इसमें से अगर कुछ रह गया तो फिर ये सेकंड है। ये थोड़ा सा अगर कोई 19-20 आपको लगता है यार कोई पैराग्राफ रह गए हैं तो हम इनको देख सकते हैं, ये सेकेंडरी ऑप्शन है। फिर इसके बाद जब आप कर लेंगे फिर आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपके पास ये आ गया कि यार ये उससे भी शॉर्ट समरी है जिसको कह लेना, ये उससे भी बिल्कुल मेमोराइज आ गया, बुलेट्स में आ गया। जब आप इसको प्रिंट आउट करवा लें, अपने सामने रखें और इसको क्या करें, आप आहिस्ता आहिस्ता मेमोराइज करके लिखते रहें कहीं एक आध दफा, तो आपको पूरा स्टडी यूनिट 1 क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा वो। ठीक है, कि यार किस हेडिंग में क्या डिस्कशन थी, किस पे क्या पूछ रहा था वो। नेक्स्ट आप आ जाएंगे स्टडी यूनिट में। अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया और ये स्टडी यूनिट यहां पर वो एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अब फर्स्ट करें पहली डेफिनेशन, ये जो मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन भाई बुक से ली है, मैंने कोई अपनी तरफ से कोई चीज नहीं लाया, इसी बुक का ये पार्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये पेज नंबर आपके पास कौन सा आ रहा है, ये वाला पेज नंबर 2 आ गया। ठीक, अब मैंने कौन सी चीज कहां से ली है, कौन सा पैराग्राफ यहाँ पर ये कौन सा वाला एक्सप्लेन किया है, तो सर इसके लिए मैंने एक आपको चार्ट बना के दिया। ये क्या चीज है, कंपैरिजन समरी चार्ट आ गया। कंपैरिजन समरी चार्ट क्या है कि अगर आप अपनी ग्लैम बुक खोलते हैं और मेरे नोट्स खोलते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है यार वो ग्लैम बुक में मैं क्या पढ़ रहा था और जो सर ने दिया वो कहाँ था। तो भाई मैंने जो है ना आपको ये आ गई ग्लैम बुक की कहानी और ये हमारे नोट्स आ गए। तो नोट्स जो पहले पेज पे मैंने दिए हुए हैं, जो वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन में जो पहले पेज के हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा, पेज 2। लाइंस भी अगर आपको ढूंढनी है तो पेज तो बड़ा है ना, तो कौन सी लाइंस है, 1 to 5 हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आप जाएं पेज 2 पे और लाइंस 1 to 5 पे जाएंगे तो ये मेरी नोट्स का पहला सेक्शन वही बनेगा। तो मैं यहां से देखूं ये मेरे पास पेज 2 आ गया और ये आपके पास ये कौन सी लाइंस हैं, तो मैंने जो इसको एक्सप्लेन किया मैंने यहां शुरू में इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये शुरू के अंदर सर ये रहा। आगे समझ में, क्रॉस रेफरेंसेस ये आपकी वो क्या कह सकते हैं, इसको क्या नाम देंगे सर, की बुक हो गई ना, कि दोनों की बुक है कि यार ये कहां पर है और वो कहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हम इसको एक आध और देख लेते हैं, बाकी मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अब जैसे ये आपके पास आ गया इंटरनल ऑडिट मैंडेट पे भी दरमियान में आ जाता हूं। ठीक, अब यहां पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है, ये रहा मेरे पास पैराग्राफ, ये रहा मेरे पास जो है ना पेज नंबर 3 और 4 पे मिलेगा ये नोट्स में। ठीक है, तो ये आपको बुक में कहा मिलेगा, पेज नंबर कौन सा है, 2 और पेज नंबर बल्कि 3। अच्छा, ये नीचे लिख रहे एंड है, एंड में डिस्कशन है, आप पेज 2 को छोड़ दें, मेन बात जो है ना पेज 3 और लाइन कौन सी है, तो पेज नंबर 3 पे चलते हैं और 1 to 5 को देख लेते हैं। सर मैंडेट कहीं से करा, ये रहा, देखें सर ये रहा आपके पास है और इसके बाद ये रहा आपके पास। ठीक है, ये एंड में वो कह रहा था कि एंड में ये रहा आपके पास इस पेज के, और शुरू की ये जो पहले 5-10 लाइनें, ये 5 बुलेट्स कह लें, ये रहा आपके पास। ठीक है, तो रेफरेंस से ये आपको आसानी हो जाएगी कि यार कौन सा पैराग्राफ कहां पर था मेरे पास। तो लेट्स वी स्टार्ट।
सबसे पहले द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। सर ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? आप माशाल्लाह जॉब भी कर रहे हैं और 5 दफा दे भी चुके हैं, मुझसे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे आई थिंक। क्या डेफिनेशन है ये, क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है ना? दी चीजें तो मेमोराइज नहीं होती ना वो वर्ड। अब आपके पास आ गया, इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट objective assurance and consultant activity designed to add value and improve an organization's operations by bringing a systematic disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये डेफिनेशन आ गई, और इस डेफिनेशन को अगर मैं एक और, मेरे पास नोट्स थे यार, उसके लिए एक सेकेंड। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के अलावा भी मेरे पास कुछ था। अगर मैं यहाँ से नोट्स बहुत सारे बनाए हुए हैं, बस आप पढ़ने वाले बने एक दफा। क्या किया? अच्छा, अगर आपको याद करना है तो इसके लिए एक आपके पास है, इसके लिए एक आप ये कर सकते हैं कि चलो पहले यहीं से लेके चलते हैं हम इसको। एक टर्म याद रख सकते हैं, लेकिन लिखें, GRC वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है मुकाबला ना। अगर मैं कहूं कि मुझे डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट या उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, तो शॉर्ट वर्ड में एक वर्ड याद रखें, GRC, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे पूरा GRC और आगे वर्सेस। ठीक है, G स्टैंड फॉर गवर्नेंस आ गया आपके पास। इसी तरीके से R स्टैंड फॉर रिस्क। ठीक, एंड C स्टैंड फॉर कंट्रोल। हम यहाँ पे डेफिनेशन को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया? सबसे पहले आपसे डेफिनेशन याद करनी है। अब यहां पर वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन पे आ जाए सर, बोर्ड को नजर आ रही है? इस कंप्लीट डेफिनेशन को सबसे पहले इंटरनल, इंटरनल तो आसान है। इंटरनल को इसलिए एक्सप्लेन किया यहां पर कि भाई दो टाइप के ऑडिटर्स है ना, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स कौन से हैं? दूसरे भी आ सकते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट भी आ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी हम जो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए और एफबीआर के लिए और फिर वो जो ऑडिटिंग वगैरह कराते हैं कंप्लायंस के लिए, तो वो हमें जो बेसिकली उसके लिए स्टैंडर्ड्स के लिए चाहिए होते हैं, वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयरनेस को बताने के लिए जो ऑडिटर्स हम हायर करते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है इंटरनल। इंटरनल का मतलब है कंपनी ने खुद हायर किए हुए हैं, और हायर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो फिर हम आगे देखेंगे। फिल वक्त तो हम इंटरनल ऑडिटर्स की डिस्कशन, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आ गया ऑडिटिंग। अगर मैं कहूँ कि जी ऑडिटिंग किसे कहते हैं, तो चेकिंग, रिव्यू करना है, टेस्टिंग, इवैल्यूएटिंग, चारों मीनिंग्स आते हैं इसमें। ठीक है ना? ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? चेकिंग, रिव्यू करना या रिव्यूइंग, और इसके बाद टेस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग आ गया। इंडिपेंडेंट, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजर्स or departments being audited,
ऐसा ना हो कि ना सीएफओ आपको ऑर्डर कर रहा है कि यार इसको नहीं चेक करना, ये फाइनेंस बिल्स है, इसको आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो। जाहिर सी बात है सीएफओ है वो ऑर्गेनाइजेशन का, या सीईओ कुछ कह रहा है आपको, ठीक है ना, स्किप कर दो, इस डिपार्टमेंट को नहीं करना है, एचआर को मत देखो, या फला रिकॉर्ड को मत एक्सेस नहीं करना, तो ये आपको क्या कर रहा है, या आपके ओपिनियन पर कह रहा है कि यार ये ओपिनियन नहीं देना, तो आपके इंडिपेंडेंट नहीं है ना, आप तो उनके डिपेंडेंट हो गए बेसिकली। तो आपने इंडिपेंडेंट रहना है बेसिकली। ठीक। फोर्थ आपके पास आ गया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एज एन इंटरनल ऑडिटर, फेयर, अनबाइस्ड, फैक्ट बेस्ड। पहले तो फेयर, जो चीज एक्सप्लेन करनी है बिल्कुल फेयर, सर ये मार्कर है व्हाइट कलर का, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, फेयर बात करनी है बिल्कुल। नेक्स्ट, ये माउस ब्लैक कलर का है, ठीक, जानिबदारी नहीं होनी चाहिए ना, बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। फिर फैक्ट बेस्ड, अगर कोई चीज आप कह रहे हैं तो उसका आपके पास एक सॉलिड वैलिड कंक्लूजन होने चाहिए। ठीक। अगर आप कोई कंप्यूटेशन करके बता रहे हैं तो वो कंप्यूटेशन पहले आपने प्रॉपरली किया होना चाहिए, और सारी कैलकुलेशन और फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपके पास हो तो आप उसके सामने फैक्ट रख दे कि सर ये फैक्चुअल टेबल ये बता रहा है। नेक्स्ट है अश्योरेंस। बेसिकली ऑडिटर ने क्या देनी है, अश्योरेंस देनी होती है, ठीक है, ओपिनियन देनी होती है, और वो अश्योरेंस बेस्ड होता है आपके पास। ठीक। अश्योरेंस किसे कहेंगे, गिविंग कॉन्फिडेंस दैट थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली। मुझसे अगर कहा जाए कि गुड नेम सर आपका मोइस, कि मोइस कैसा पढ़ रहा है, अब मैं अपनी एक राय दूंगा। अब ये मुझे 2 दफा डिनर भी करवा चुका है, अब मैं जो राय दूंगा तो वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। जाहिर सी बात है कि उसमें मैं लिहाज मलूज लिहाज खाते रखूंगा कि यार मोइस ने जो खाना खिलाया है उसके कम से कम जो राय है, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर वाली बात नहीं बताऊंगा, कुछ उसमें बाइस्ड इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कि बहुत ही अच्छा है फला जगह, जो वीक एरिया में उसको हाईलाइट नहीं करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर जिशान साहब ने मुझे कुछ नहीं खिलाया और बिल्कुल न्यूट्रल है, तो फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको डिस्क्राइब करूंगा कि जनाब ये वीक एरिया है, ये यहाँ पर आपने मेहनत करनी है, ये आपका फला पोर्टफोलियो थोड़ा सा वीक है, या फला स्टडी यूनिट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपका वीक है, इसको मजीद रिपीट करें, ठीक है, फेयर ओपिनियन दूंगा बेसिकली। नेक्स्ट आ जाए अश्योरेंस, ये हो गया आपके पास है ओपिनियन, और वो भी क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, कंसल्टिंग, गिविंग एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस विदाउट टेकिंग कंट्रोल। अच्छा, अब कंसल्टिंग है क्या, बेसिकली कंसल्टेंसी में ये होता है कि आपने सजेशंस देनी है या रिकमेंडेशंस देनी है, मगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल टेक ओवर नहीं करना। हाँ, आप अपनी सीट पर आके बैठ के आपने कहा जी मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा, नहीं, आपने अपना काम करना है, इवेल्युएट तो करना है प्रोसीजर को देखने के लिए, ठीक है, वो चीजें एक्सेस तो करेंगे, मगर कंट्रोल का मतलब है फिर आप उसको अपने पास ही रखेंगे, आप ओपिनियन देकर उनके हवाले कर देंगे, ये चीज आपकी है, ठीक है। इसके बाद है एड वैल्यू, यार ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आपके पास डिस्कशन होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। पहले वाले जो वर्ड्स है वो काफी आसान थे, क्योंकि अगर मैं कहूं कि जी ऑडिटिंग है, डिपेंडेंट है, वो इतने मुश्किल नहीं, अब यहां से शुरू हो गया। एड वैल्यू क्या है, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन सेव मनी, रिड्यूस रिस्क, इंप्रूव परफॉर्मेंस। अच्छा, अब यहाँ 4 वर्ड्स में आपको बताया गया, लेकिन ये बहुत ही डेप्थ वाला वर्ड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही डेप्थ वाला वर्ड का मतलब है हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इसको यहां तक रखे काफी है। अब हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकती है, सेव मनी, ठीक है, आप एज एन ऑडिटर आपने कोई प्रोसेस बेहतर करके बता दिया कि जनाब फलां प्रोसेस अगर बेहतर करेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, कंपनी की या आपने कोई ऑपरेशन था उसकी एफिशिएंसी बता दी कि वहां वीकनेस थी, ठीक, या कहीं कंस्ट्रेंट आपको नजर आ रहा था, आपने वो हाईलाइट कर दिया, कंस्ट्रेंट रिमूव हो गया, कंपनी के ऑपरेशन से स्मूथ हो गए, तो वो एड वैल्यू किसी भी शक्ल में हो सकती है। हम उसके फॉलोअप के लिए फॉलोअप में ऐड वैल्यू को चेक कर लेते हैं, हमने जो इंश्योरेंस की इंप्रूवमेंट की बिल्कुल, ऐसा तो नहीं यार पहले जिस तरह का स्टेट अपनी जगह, तो वो अगर वही है तो फिर वो तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। हाँ,
मॉनिटर करना है, इसको कहते हैं मॉनिटरिंग में आ जाएगा। मॉनिटरिंग है, इसके बाद फिर मॉनिटरिंग को भी बाद में डिस्कशन होगी ना। तो ऐड वैल्यू को आपने हाईलाइट रखना है और उसको जहन में रखना है। यार ये आपको पेपर में क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रबल करेगा, ठीक है ना। ऐड वैल्यू किसी भी शक्ल में आ सकती है, कंपनी की आपने ऐड वैल्यू किस तरह इंक्रीज करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया सर सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो प्लान, स्ट्रक्चर्ड, प्रोफेशनल अप्रोच आ गई। इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किसको कहेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग, यानी कि वो चीज जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवरेबल में ना जाए वो आपके लिए क्या है, रिस्क है, ठीक। बल्कि मैं आपको कहूं सप्लायर का ऑर्डर है, सप्लायर का ऑर्डर नहीं आ रहा और सप्लायर कॉल भी नहीं पिक कर रहा, तो डेट मीन्स कि हमारा मटेरियल क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। अगर मटेरियल डिले होगा तो इसका मतलब है कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो अपनी डेट पे कंप्लीट होंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट की तरह अब इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास ना, ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल्स, या हमारे यहाँ से होता है ना सप्लायर फिर 2 वीक्स के बाद आ जाता है कि यार मैं तो बीमार हो गया था यार, ठीक। तो अब क्या सोल्यूशन है उसका, तो हाँ, तो अब आपके पास तो क्या करेंगे आप, उसका ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। कंट्रोल्स, रूल्स एंड चेक्स टू प्रिवेंट एरर्स और फ्रॉड। कंट्रोल्स में आपने क्या करना है, रूल्स और चेक्स बनाने हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के ना। यार इनमें तो डिटेल से डिस्कशन हो सकती है, ये अल्फला वाले से और दूसरे कौन से, दूसरी मैडम है किसी इदारे की, आई थिंक मैं नाम मेमोराइज नहीं है, ठीक है। इनसे प्रॉपरली के भाई कंट्रोल्स इनके परफेक्ट इवेल्युएट करते हैं ये लोग। अच्छा, रूल्स एंड चेक्स टू प्रिवेंट एरर्स और फ्रॉड आ गए, ठीक। गवर्नेंस, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड एंड ओवरसीन। अब आपके पास आगे गवर्नेंस है, आपके 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 ऑर्गेनाइजेशन कैसे डायरेक्शंस दे रही है, फिर उसके बाद उसको ओवरसीज कैसे, मतलब मॉनिटरिंग कैसे कर रही है। सिंपल वर्ड में, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं याद करूं, इंटरनल ऑडिट इज लाइक एन इंटरनल हेल्थ चेक, डॉक्टर आ गया। इसको मैं एक वर्ड में अगर मेमोराइज करूं तो क्या कहूंगा, आपका हेल्थ चेक डॉक्टर है बेसिकली किसी भी इदारे का। अगर मैंने किसी भी इदारे के बारे में मालूमात लेनी है तो मैं उसके इंटरनल ऑडिटर से बैठ के डिस्कशन करूंगा और वो अपनी ओपिनियन देगा तो मुझे पता चल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। ऐसे ही है ना, ठीक। यहां तक कोई क्वेश्चन सर, ये ऑनलाइन लोग स्टूडेंट्स हैं, हेलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर वो पहले आपने आवाज नहीं आ रही जी, हेलो। जी सर, आप एक वो GRC वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे। हाँ सर, वो उसको मैं आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के साथ दे दूंगा, वो मैं नोट्स में लाया नहीं एक्चुअल में, ठीक है ना। वो 1 बाय 1 आई थिंक निकलते हुए रह गया मेरे स्क्रिप्ट से, वो फोल्डर में रह गया। वो मैं इसको आपको नोट्स पे सेंड कर दूंगा, वो उसकी वर्ड की 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन है। तो आप उसको एक वर्ड याद रखेंगे तो आपको पूरी डेफिनेशन के साथ एग्जैक्टली याद रहेगा। बजाय आप इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद रखें, तो आप उसको याद रखेंगे ऑटोमेटिक आपकी डेफिनेशन ड्राइव हो जाएगी बेसिकली। ओके बॉस, ओके। ठीक है ओके सर। हाँ, ये ओके सर। हम आज असल में एक इंट्रोडक्टरी क्लास भी है, लेकिन थोड़ा सा बस आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने इसको स्टडी कैसे करनी है बेसिकली ना। एक दफा आज हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई, थोड़ा सा पढ़ने का मतलब ये है कि आप जरा सा नोट्स देख लेंगे, फिर आप एक मैकेनिज्म देख लेंगे कि ये ना ये हम रिकंसाइल कैसे करेंगे चीजों को बेसिकली। और भी बहुत सारी चीजें होंगी मेरे पास फोल्डर में, वो फिर मैं आस्ता आस्ता नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। एग्जैक्टली बॉस। हाँ ठीक, ओके ओके। ये ड्यू रह गई सर, गुड नेम सर, मैं आपका नाम भूल गया, मेरी मेमोरी। सर शिराज खान। फिराज साहब, ओके ठीक है ना, ये मुझ पे ड्यू हो गया। मैं आपको चाहे वो राशि से वो ग्रुप बन गया अगर व्हाट्सएप, तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में आके उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जी जी बॉस। अच्छा, फिर अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं सर। एग्जाम्पल 1 है साइबर सिक्योरिटी रिस्क आ गया। ऑफिस एग्जाम्पल है, अ कंपनी स्टोर्स कस्टमर डाटा ऑनलाइन, ठीक है ना। कंपनी का स्टोर है ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स बहुत चल रहा है, ठीक। इसी में कस्टमर का डाटा मौजूद है ऑनलाइन का। इंटरनल ऑडिट चेक्स, इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा सर, क्या क्या चेक करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो आपने बहुत लंबी डिटेल्स बनानी है, बहुत मुख्तसर वर्ड्स में यहाँ हमने बनाया जो बिल्कुल बेसिक, मुझे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क है मैं उनको बात कर रहा हूँ। उसमें क्या आ सकता है, आर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग,
क्या पासवर्ड स्ट्रांग है? ठीक। और पासवर्ड तो वैसे ही वो जो आजकल गूगल वाले मांगते हैं, जब आप ईमेल रखते हो तो वो 8 डिजिट्स होने चाहिए मिनिमम, फिर उसमें सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए। यार आधे तो मुझे याद ही नहीं रहते ना। ठीक है, तो वो स्ट्रांग है कि नहीं है, उसको आप इवेल्युएट करेंगे। इज डाटा बैकड अप? क्या डाटा ऑर्गेनाइजेशन बैकअप रख रही है? अगर फर्ज करें कि मुझसे ये यूएसबी मिसप्लेस हो जाए, तो मेरे पास डाटा क्या होना चाहिए? बैकअप में होने चाहिए ना। ठीक है। और एम्प्लॉइज ट्रेंड अबाउट द फिशिंग ईमेल्स? क्या एम्प्लॉइज को ट्रेन किया है कि जो आपके पास ईमेल्स आ जाती है इनबॉक्स में, कि सबको ओपन करना है या नहीं करना है? आप देखिए बाज़ औक़ात वो पिक्चर भेज देते हैं एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की का, हम क्लिक करते हैं, क्या करते हैं? वो हैकर होते हैं ना, वो आपकी सारी फाइल्स को डाटा देखता रहता है क्या है क्या नहीं, और फिर वो आपकी 2-3 फाइल्स को वो, तो इस किस्म की है। रिजल्ट, कंपनी अवॉइड्स डाटा थेफ्ट एंड लीगल पेनल्टीज। तो कंपनीज अगर आप इसको स्ट्रांगली बिल्डअप करके रखेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स बना के रखेंगे, तो फिर आपका कंपनी के जो डाटा होगा वो चोरी होने से भी, और जो लीगल पेनल्टीज है उससे भी क्या रहेगा? सेव रहेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा भी हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स, कि कोई एम्प्लॉय भी नहीं लेके जा सकता इसमें। अच्छा, अब इसके लेमैन के वर्जन क्या है, यानी कि लेमैन वर्जन इसलिए रखा है कि स्टूडेंट बिल्कुल न्यू कमर होता है, अब उसको अगर मेमोराइज करना है तो क्या करना है? इंटरनल ऑडिट चेक्स इफ द डिजिटल लॉक्स ऑफ द कंपनी आर स्ट्रांग इनफ। तो आपने क्या डिजिटल लॉक्स बना के रखने हैं, ठीक है ना, ताकि हर एक साइबर सिक्योरिटी है। फिर वरना साइबर सिक्योरिटी के सर तो माशाल्लाह से पीएचडी है पूरी, इसकी डिटेल आपको वो बता सकते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल 2 आप परचेज पेमेंट्स है, इसका इंटरनल ऑडिट कैसे करेंगे? इसको बुलेट्स में आपके पास ये चले, हम इसको एक दफा देख लेते हैं। अ कंपनी बाइज रॉ मटेरियल, कंपनी क्या कर रही है? रॉ मटेरियल बाय कर रही है। अच्छा, वैसे तो हम ऑडिटिंग के अंदर इसका पूरा एक ऑडिट प्लान होता है, अगर मैं उसको बनाऊंगा तो वो तो काफी सारे बुलेट्स में बन जाएगा ना। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल एक छोटे से बुलेट्स में डिस्कशन कर रहे हैं। पहला पॉइंट पॉइंट क्या है? इंटरनल ऑडिटर को बेसिक क्या चेक करनी है? यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, वॉज द आइटम ऑर्डर्ड? क्या ऑर्डर किया था? पता चला ऑर्डर ही नहीं किया कंपनी ने, आपने अपनी तरफ से किया हुआ, यानी कि कंपनी के इनवॉइस पे नहीं किया हुआ, आपने बीच में से वेंडर को अपना ऑर्डर कर दिया। ठीक है। वॉज इट रिसीव्ड? अच्छा, ऑर्डर तो कर दिया है, क्या रिसीव हुआ? पता चला क्या वो रिसीव हो गया, आपने किसी और लोकेशन पे उतरवा लिया उसको, तो कंपनी में तो रिसीव ही नहीं हुआ, ऑर्डर तो हुआ है, अब वो रिकॉर्ड में भी आ रहा है, मगर कंपनी के गोडाउन में वो एंटर नहीं हुआ, कहीं वो वहीं गेट से कहीं कोई दूसरा ले गया। हमारे यहाँ तो खैर ये एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इस किस्म के है ना केसेस, बाहर के कंट्रीज में तो ऐसा नहीं है, इतना रेयर केसेस है वहाँ। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ। अच्छा, वो डेली बात अगर इसमें होता है डेलिब्रेट तो नहीं होता, बाय मिस्टेक आ रहा होता है। अब दो कैटेगरीज है ना, उसने बहुत सारा आपको ऑर्डर दिया, लेकिन वो बाय मिस्टेक आ गई चीज, तो फिर आप उसको एलिमिनेट करके दोबारा निकाल के उसको दोबारा से सेंड कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। चेक करते हैं आप देखते हैं इस तरह, आप भी चेक करते हो? बस ये आपसे रिलेटेड है तो आपसे क्वेश्चन होते रहेंगे अभी जैसे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया, वॉज द इनवॉइस करेक्ट? बाजू कहते $10,000 की आपने मंगवाए 15,000 के हैं, या 15,000 की चीज थी, मगर आपके पास जो कंपनी में 10,000 की आई, 5 की तो आप ले गए। ठीक है ना। तो ये तीनों चीजों को तो पहले चेक करना है, फिर इसके बाद इफ ऑल 3 बैच पेमेंट अलाउड। लेकिन ये जब ऑडिटर करेंगे तो पूरा ऑडिट प्लान बनेगा, तो उसमें और भी चीजें बहुत सारी देखी जाएंगी ना। अच्छा, लेमैन वर्जन क्या आएगा? डोंट पे अनलेस यू ऑर्डर्ड इट, रिसीव्ड इट एंड बिल इज करेक्ट। कम से कम 3 बातें तो आपने चेक करनी है, उसके बाद आपने पेमेंट अलाउ करनी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा सर हमारे पास दूसरी हेडिंग कौन सी थी? 1.2 आ गई। अच्छा, 1.2 आपके पास क्या है? इंटरनल ऑडिट मैंडेट एंड चार्टर आ गया आपके पास। ठीक है। अच्छा, इंटरनल ऑडिट मैंडेट, अगर मैं कहूँ ऑडिट मैंडेट सर, पढ़ा हुआ आपने काफी माशाल्लाह, थोड़ा सा कुछ है ध्यान में? पहली दफा सुना है, वो तो बुक के अंदर है सर, मैं को अपना तो नहीं लेकर आया। हाँ हाँ, जी जी।
अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंडेट बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हमने यार, मैंडेट इज अच्छा, मैंडेट तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। अगर शाम को टेलीविजन ओपन करें ना, 7 to 9, 2 घंटे, आपको हर चैनल पे मैंडेट की बात कहीं ना कहीं सुनाई देगी। अब मैं ये नाम नहीं ले रहा कि कहाँ कौन यूज करेगा, लेकिन ये वर्ड्स आपको यूज नजर नजर आएंगे कि हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास नहीं है, या हमारा मैंडेट चोरी हो गया। ये वर्ड्स आपके ऊपर यूटिलाइज होते रहेंगे हर जगह पे। सर अब आजकल मैंडेट मैंडेट, के चक्कर में ही हड़ताल हो रही है। जी सर। आज मैंडेट के चक्कर में ही हड़ताल है सर। हाँ सर, ये बस मैं इसको कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि यहाँ डिफरेंट ओपिनियन के लोग भी हो सकते हैं। और ये बहरहाल मैं चूंकि न्यूट्रल ओपिनियन का बंदा हूं ना, क्योंकि बीइंग अ टीचर शुरू से हम न्यूट्रल ओपिनियन के है ना, हम सबके साथ हैं। अच्छा, अब आपके पास आ गया मैंडेट है। मैंडेट इज ऑफिशियल परमिशन प्लस अथॉरिटी। सिंपल, आप बाद में देखेंगे बुक पे क्या लिखा है क्या नहीं है। अगर मुझे याद करना है, क्या करूंगा मैं? मैंडेट इज ऑफिशियल परमिशन है। ऑफिशियल परमिशन कौन देगा? लेट सपोज मैं 3D का वो ट्रेनर, ठीक है ना। अब अगर मुझे कोई क्लास कंडक्ट करनी है या कोई और कोर्स करना है, तो मुझे ऑफिशियल परमिशन कौन देंगे? सर देंगे ना, मैनेजमेंट टॉप एग्जीक्यूटिव या उन्होंने जो ग्रुप 3D के चेयरमैन जो, वो मुझे परमिशन देंगे, तो फिर आगे सारी चीजें यहाँ चलेंगी ना। तो अगर फर्ज करें नहीं है, कोई परमिशन नहीं उन्होंने ग्रांट की, तो मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं अलग से एक चीज शुरू कर दी, तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब है मेरे पास उसका मैंडेट नहीं है। तो अगर उन्होंने किसी कोर्स को मुझे अलाउ किया और कहा आप खुद ही टेक ओवर करें, आप खुद ही इसको देखें स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने मुझे इसका क्या दिया है? मैंडेट दिया। वो गॉट इट? ठीक है। ऑडिटर, आप इंटरनल ऑडिटर हैं। अब आपको एचआर वाला जो है ना, वो एक्सेस नहीं करने दे रहा, कुछ बहस हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव द मैंडेट। आपको मैंडेट किससे दिया? बोर्ड ने। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे आगे जाके कि अथॉरिटी कौन देगा। आपको चीफ सीएई देगा, चीफ ऑडिटर एग्जीक्यूटिव देगा आपको। और उस सीएई को कौन हायर करेगा? बोर्ड। बिल्कुल, वो तो स्कोप आ जाएगा ना। वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे एक और, फिर वो स्टडी यूनिट 2 पे जाएंगे, फिर आगे शुरू हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल, ठीक है। अब इसके अंदर पता है क्या है, जो काम सीईओ के होंगे ना, वहां तक तो हम कह सकते हैं कि मैंडेट पे क्वेश्चन सोचा जा सकता है। लेकिन वो सीईओ ने हायर करने का मतलब ये है कि बाकी सबको चेक करो, मुझे मत देखो। हमारे मुल्क में यही होता है ना। मतलब कहने का मतलब ये, फॉर मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझा दूं, कि मैं ये कह रहा हूं कि जिशान साहब आप पूरे 3D को चेक करें। जब मैंने जुमला कह दिया, इसका मतलब आप मुझे ना चेक करें। पता चला आपने मुझे ही कह दिया, सर जावेद साहब आप 1:02 पे आए थे, क्लास तो 1:01 पूरे 1 बजे थी, आप 2 मिनट क्या है? तो मैं तो सोच में पड़ गया ना कि जिशान साहब को गलत लगा दिया मैंने यार। नहीं, आप समझ में आई आपको? वो कहते हैं सर, ठीक है। इस पर मेरे पास एक केस स्टडी है, प्रैक्टिकल लाइफ की, ठीक है, थोड़ी पुरानी है, रियल। हमारे एक थे और उन्होंने कहा कि ईमानदार एक साहब थे, जावेद अफम साहब, उनका शायद अभी जिंदा हैं या नहीं है, पीएचडी थे। तो वो मैनेजमेंट पढ़ाया करते थे, तो उनकी एक पोस्टिंग लगी हुई थी किसी अच्छी पोस्ट पे। तो उनके जो बॉस थे ना, वो आउट ऑफ कंट्री के किसी और टास्क के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक। तो जो उनका प्यून था ना, वो उनका खास आदमी था। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, ये उनके असिस्टेंट थे। अब जब वो आउट ऑफ द कंट्री है, तो इनको क्या बना के गए? कंट्रोल दे के चले गए कि भाई मेरी जगह पर अब आप मैनेज करेंगे। अच्छा, इनकी उनके प्यून से झगड़ा हो गया। अब प्यून का और इनका लेवल बहुत जमीन आसमान का फर्क है यार, स्टेटस में, ठीक है, क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन में, कंपनी में, ठीक। तो प्यून उन्हें धमकी दे रहे, मैं आपको बॉस आने दे, मैं देख लूंगा। आप सोचो, इस पर उनका
दिमाग वो लड़ गया, उन्होंने कहा यार तुम मुझे क्या देखेगा, तुझे तो पहले मैं देखूंगा ना। लेकिन खैर वो चूंकि उसको निकाल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको टाइट करके रखा। अब जब वही हुआ कि जब वो बॉस वापस आए तो उसने आपने बॉस को कंप्लेन कर दी, सर ये 1 महीने में तो इन्होंने जो है ना मुझे बड़ा तंग किया। तो वो जो बॉस था ना, उन्होंने अपने असिस्टेंट की नहीं सुनी, उन्होंने किसकी सुनी, प्यून की। उन्होंने उनके चेंज कर दिया, तबादला कहीं और कर दिया, उन्होंने कहा जी आप उधर नहीं उधर चले जाए। तो हमारे कंट्री में तो एसओपीज नहीं है ना, बेसिकली उन्होंने एसओपीज को फॉलो किया था। उन साहब ने, जावेद एफएम खान साहब ने बताया कि मैं एसओपीज को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने एसओपी को फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा जी तो मेरा बंदा नाराज कर दिया यार। तो चलें बहरहाल। अच्छा, मैंडेट बता रहा था, मैंडेट क्या है? मैंडेट इज ऑफिशियल परमिशन प्लस अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, अब इट आंसर्स व्हाट कैन इंटरनल ऑडिट डू। इंटरनल ऑडिट क्या कर सकता है? अगर मैं मैंडेट को मजीद, ये तो एक वर्ड है ना, मजीद इसको आसान लफ्जों में आप इसका आंसर दें। इंटरनल ऑडिट डू, इंटरनल ऑडिट क्या कर सकता है? इसका जो आंसर आएगा वो इंटरनल, वो मैंडेट कहलाएगा बेसिकली। सेकंड बुलेट क्या है? वेयर कैन इट गो, ये कहां तक जा सकता है, कितनी चीजें चेक कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये भी मैंडेट के अंदर है। आपको मैंडेट कहां तक का दिया हुआ, ठीक है ना, लिमिटेशंस आपको कहां तक का मैंडेट है, ठीक। बिल्कुल जी, आपको कहा गया है 2 साल का रिकॉर्ड चेक करना, लेट सपोज मैंडेट है ये 3 साल का एक्सेस दिया हुआ है, इसके बाद क्या डाटा एक्सेस नहीं दिया, फर्ज करें मैंडेट ही 3 साल का है, तो अब आप उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे तो आपके मैंडेट में दिया ही नहीं है ना। अब वो फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे क्यों नहीं दिया, वो तो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? व्हाट कैन इट एक्सेस, आप कहां तक एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3 बुलेट्स के अंदर आपको मैंडेट की सारी ओवरऑल समरी समझ में आ जाएगी कि मुझे मैंडेट में क्या करना है। कुछ मेमोराइज हुआ सर? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा, विदाउट अ मैंडेट इंटरनल ऑडिट इज पावरलेस। इसको एक लाइन में आप याद कर सकते हैं कि बगैर मैंडेट के आपका ऑडिट क्या है, पावरलेस है। आप बेख्तियार शख्स हैं, आप तो ओपिनियन या एश्योरेंस दे ही नहीं सकते, और अगर देंगे तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आ गया सिंपल एक्सप्लेनेशन, मजीद। फिर मजीद इसको अगर हमने समझना है तो द मैंडेट इज लाइक अ पुलिस वारंट। कभी पुलिस वारंट से वास्ता पड़ गया आपको? अल्लाह ताला बचाए यार, मेरा तो मैं कहूँ ना आज ही ना पड़ जाए कहीं, ठीक है। तो वारंट मतलब, हाँ डॉक्यूमेंट। अब इसका तो हमने न्यूज में और हर जगह सुना है, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या मतलब है? यू आर अलाउड टू, अगर पुलिस के पास है तो वो किसी घर में सर्च वारंट है, सर्च वारंट कहलाता है ना, पूरा वर्ड आ जाता है। इसका मतलब उनके पास अख्तियार है कि वो उस घर में एंटर हो सकें, ठीक है। यू आर अलाउड टू चेक, आपको चेक करने का अख्तियार है। इसी तरीके से ऑडिटर है, उसके पास मैंडेट है तो वो समझो पुलिस वारंट की तरह है, उसके पास मैंडेट है तो वो जस्ट लाइक वारंट। आपके पास क्या है? अथॉरिटी है एंटर होने की, आप उस डाटा को, कंपनी के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं। अब ये 3 बुलेट्स याद रहेंगे, कितनी आपकी लिमिटेशंस, आपने लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना, कहां तक आपने जाना है, वो 3 बुलेट्स में आपको पूरा पैराग्राफ याद रहेगा, ठीक है। आगे चलूं मैं, नो वन, एक बुलेट यहां नीचे, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आपके पास है मैंडेट तो कोई भी आपको स्टॉप नहीं करेगा, वो डाटा देने से मना नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आ गया आपके पास। फर्ज करें कि इसकी एग्जांपल ये, इंटरनल ऑडिट नीड्स एचआर सैलरी डाटा। इंटरनल ऑडिटर ने पहले आगे एचआर को कह दिया कि अपनी सैलरी डाटा दिखाओ। अब एचआर वाले जाहिर सी बात है हायरिंग फायरिंग करते हैं, उनका यार हमने तुम्हें हायर किया है, आप हमारा ही जो है ना वो सैलरी चेक करने आ रहे हो कि, तो वो अपना वो पर्क्स वगैरह नहीं डिस्क्लोज करते ना, ठीक, कोशिश करते पता नहीं चले। तो यहां पर क्या आएगा, एच आर कैन नॉट से यू नीड माई परमिशन। एचआर आपको नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता, हाँ आप उसको देने देना है भाई,
आई हैव द मैंडेट, आई एम इंटरनल ऑडिटर। अगर इंटरनल ऑडिट के अंदर है वो डिस्कशन, ठीक है ना। ऑडिट कैन एक्सेस फाइल्स डायरेक्टली। ऑडिटर क्या कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, भाई लाओ दो अपने डाटा दो, मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब लेमैन की लैंग्वेज में क्या है, इंटरनल ऑडिट कैन ओपन एनी कपबोर्ड इन दी कंपनी। क्या मतलब है इसका लाइन का, फाइल्स नॉर्मली कहाँ रखते हैं, कैबिनेट में, ठीक है ना। तो ऑडिटर के पास पूरा राइट है कि वो सारी कैबिनेट्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। अगर वो 4 कैबिनेट बंद भी हैं, उसके अंदर कुछ फाइल्स अंदर लॉक्ड है, तो वो आकर कह सकता है इनको ओपन करें, और जो अंदर फाइल्स है वो मुझे बताएं ये कौन सी फाइल्स रखी हुई हैं, है ना, कह सकता है ना। मैनेजर को अगर उसने 2-3 कपबोर्ड बंद करके रखे हुए हैं और वो आगे ऑडिटर पूछ रहे, कह रहा है, वो मैनेजर ने कहा जरा ये तो क्लोज है, बंद है, तो वो कह सकता है ना ओपन दी कपबोर्ड, और उसमें जो डाटा मौजूद है या फाइल्स है वो मुझे क्या करें, चेक करवाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। की पॉइंट आपके पास आ गया, इंटरनल ऑडिट चार्टर आ गया आपके पास। अगर मैं कहूं चार्टर क्या चीज है, क्या चीज है, ठीक है। अब यहां पर यह क्या है, चार्टर इज अ रिटन रूल बुक। चार्टर बेसिकली के एक रूल बुक है जो किसके पास होगी, इंटरनल ऑडिटर के पास, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, उस रूल बुक में क्या होना चाहिए, इट ऑफिशियली स्टेट्स में क्या पर्पस, आप इंटरनल ऑडिट क्यों कर रहे हैं भाई। आपको लगता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, आप वो होते हैं ना, आप क्यों कर रहे हैं, आप मेरी ईमानदारी पे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं यार आप, जैसे वो बाज होते अड़े जाते हैं ना कुछ एम्प्लॉयज। बेसिकली आप कहेंगे नहीं है, हम कंपनी के ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं कि कंपनी अपने तमाम एसओपीस को फॉलो करती हुई परफॉर्म कर रही है। तो आपने तो कंपनी के ऑपरेशंस को देखना है ना, वहां पर तो कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, हम आप पर तो डाउट ही नहीं कर रहे, ठीक। जाहिर सी बात है, वो हर बंदा, कोई भी बंदा ऑडिट, हम्म, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया पर्पस के बाद क्या है, अथॉरिटी। आपकी अथॉरिटी इस पे मेंशन होगी कि आप कहां तक क्या चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके लिमिटेशंस हैं, कहां तक है कहां तक नहीं है, वो आप, बिल्कुल मैंडेट वाली चीज आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, उनको फॉलो करना है, जरूरी नहीं है कि आप आजाद हो गए, ठीक। तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इस पर मैं अपने एक ऑडिट का किस्सा शेयर कर दूं यार, जहां जहां मेरे पास ऑडिट के कुछ दिमाग में बात आएगी तो शेयर कर सकते हैं। वाह यार, हम जब ऑडिट कर रहे थे एक क्लाइंट पर गए, तो वो आई चंद्रीगढ़ रोड पर था, उसके जो डायरेक्टर था, बेसिकली मैं भी एक दफा ऑडिट करने गया, तो वो डायरेक्टर की एक हैबिट थी, वो सूटेड बूट, अच्छा मैं शलवार कमीज में कैजुअल आया, बेसिकली मुझे लग रहा था ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। तो पहली चीज, दूसरी चीज है कि संडे आराम से आना चाहिए बंदे को, नहीं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि वो जो उस कंपनी का डायरेक्टर था, वो उस जमाने में, ये तो मैंने 2000 की बात बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। उस जमाने में सर वो बाहर से आया था पढ़कर, और उसके बाद वो टाई वाई सूटेड बूटेड आया करता था। बाकी लोग जैसे भी आए, और अपने तमाम स्टाफ को कहता था विदाउट टाई कोई नहीं आएगा। हालांकि ये कोई वो स्टाफ पे कंपनी का कुरिकुलम नहीं होता ड्रेस कोड ना, लेकिन वो ड्रेस कोड में आपने घर से टाई बांध के आनी है, तो वो सारा स्टाफ टाई वाई में बैठा होता था, बिल्कुल जब हम एंटर होते थे उनके ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो सामने आई चंद्रिका रोड का दरवाजा खोल के, शीशे का दरवाजा, एंटर होते साथ ही सारा स्टाफ वीआईपी। अच्छा, वो साहब जो है ना, वो टोटली इंग्लिश बोलते थे, उर्दू बोलना पसंद ही नहीं करते थे ज्यादातर। तो बेसिकली उन्होंने एक एनवायरमेंट क्रिएट करके रखा हुआ था, ठीक है। वहां पर हमारा एक ऑडिटर गया, उसने जाकर देखा, सीनियर, ये मुझसे सीनियर की बात हो रही है बहुत, मेरा उसके साथ इतना कभी बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रहा, मैं उनसे काफी जूनियर था। तो सीनियर वो जरा सा खासा तेज था, उसने एनवायरनमेंट देखा, मुझे बताया गया कि यार ये जब आया करते थे ना ऑडिटर,
उसको अगर कोई चीज पूछनी है, जैसे उसको कोई लेजर मंगवाना है, उसको कोई रिकॉर्ड पूछना है कि यार ये क्या चीज है, तो वो मीटिंग रूम में उसको स्पेस दिया हुआ था, पूरी मीटिंग रूम के एक रूम था वो उसको दिया हुआ था ऑडिट करने के लिए, वो खासा खूबसूरत सा था। तो वो ऑडिटर बजाय उठ के या कोई बेल बजाए या प्यून को बुलाए, कि वो साबिर नाम था उस कंपनी के अकाउंटेंट का नाम, साबिर, ठीक। अब वो ऑडिटर वहीं से बैठे बैठे चीखता था, साबिर, साबिर, इतनी जोरदार आवाजों में पूरी, और जो कंपनी के अंदर बैठा हुआ हर बंदा क्या चौंक जाता था कि यार इतने जोर से कौन चीख रहा है। वो जो डायरेक्टर था वो अपने रूम से बैठ के प्यून से पूछता है ये कौन चीख रहा, ठीक है। तो बोला सर वो ऑडिटर चीख रहा है। बोला क्यों चीख रहा है? बोला वो मैनेजर को बुला रहा है। तो यार बोला ये कौन सा प्रोसीजर है, लेकिन वो उस डायरेक्टर का राइट नहीं था, ना उसने जाके उसको मना किया, ना वो मना कर सका था, ना वो मना हुआ, वो जो हमारा ऑडिटर था। तो ये केस बताने का अच्छा, फिर उसके बाद जो टी शर्ट पहन के जाया करता था वो ऑडिटर ना, वो लूज टी शर्ट, ठीक है, बिल्कुल कैजुअल। तो वो उसको बड़ा गुस्सा आया करता था उस डायरेक्टर को कि यार ये किस ऑडिटर को उन्होंने भेज दिया, लेकिन वो इसी तरह आया करता था, उसने बड़ा तंग किया उस डायरेक्टर को ना। तो डायरेक्टर बेचारा कभी भी उसकी कुछ नहीं कर सका, ठीक है ना। इनडायरेक्ट मैनेजर हमारे को हल्का हल्का बोला कि सर, बोला यार ये तो नहीं बनने वाला ऑडिटर ना, वो ऐसे ही चलेगा। तो सिंपल, अब इस पे आ जाते हैं कि आपको भी अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करनी है, फॉलो करनी है, लेकिन बेसिकली आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। ये पूरी इस केस स्टडी रियल केस स्टडी है ये। अभी तो मैं बहुत सारी बातें की बताऊंगा इसी बंदे की। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, वो बड़ा आज याद आ गया उस बंदे को। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो। अच्छा चलें, बहरहाल की याद रहे, जिंदगी उनकी दे अल्लाह पाक। अब सिंपल एक्सप्लेनेशन आ गई सर। इफ द मैंडेट इज पावर, अगर मैं मैंडेट को क्या मानूं, पावर को, द चार्टर इज द रिटन प्रूफ ऑफ द डेट पावर। अगर मैं मैंडेट को अलग करूं, मैंडेट क्या है, पावर है। पावर क्या है आपका, क्या आपके पास रिटन वो है ना, ठीक, अथॉरिटी प्लस परमिशन थी ना, ठीक है, तो वो आपके पास पावर थी। और यहां पर ये अगर मैं चार्टर को एक्सप्लेन करूं तो क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। आप जेब से निकालेंगे रिटन डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, या फाइल से निकाल के आप रिटन डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि आईएफडी ये आ गया मेरे पास, क्या है, इंटरनल ऑडिट चार्टर मौजूद है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर मौजूद है। इसके बाद आपके पास क्या है, एग्जाम्पल आ गई सर। दी चार्टर इंक्लूड्स, चार्टर में क्या इंक्लूड हो सकता है, वो तो अभी हम पूरा चार्टर बाद में देखेंगे, ठीक है ना, पूरा बना के। मेरे ख्याल से मेरे किसी नोट्स में शायद बने हुए भी एक आध एग्जाम्पल में ना, कि छोटी छोटी एग्जाम्पल बनी हुई है कि इसको ये वो हेडिंग के साथ पैराग्राफ, ये वो क्या क्या चीजें। अब आपके पास है व्हाट इंटरनल ऑडिट इज, कि इंटरनल ऑडिट है क्या, ठीक। व्हाट स्टैंडर्ड्स इट फॉलोज, कौन से स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करेंगे, वो चार्टर एक्सप्लेन करेगा उसमें। अब इसके बाद आपके पास क्या है, व्हाट इट कैन ऑडिट, ठीक। अब इसके बाद है हु इट रिपोर्ट्स टू, किसको रिपोर्ट करनी है। तो लेमैन के लिए क्या आएगा, इट्स जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट। तो आपके पास बेसिकली जेडी है, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया। आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे बुलेट्स आ जाएंगे कि इंटरनल ऑडिटर को क्या क्या करना है, ठीक है। सिंपल, कि चार्टर क्या है, जेडी ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट। अब ऑडिट डिपार्टमेंट का वर्ड इसलिए क्या है कि अब वो उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं ना, सीनियर ऑडिटर आ गया, या आपके पास या मैनेजर आ गया, जो भी है वो डेस्क्रिप्शन, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 2 और 3, आप खुद देखेंगे। अच्छा, बल्कि यहां पर आपको इसको देख लेते हैं। ऑडिट कमेटी रिव्यूज चार्टर आ गया, अप्रूव्स इट ऑफिशियली, चेंजेस, इस लेमन लैंग्वेज को देख लेते हैं। दी ओनर साइंस एंड स्टैम्प्स दी रूल बुक, ठीक है। ओनर आपको क्या करेगा, साइन करेगा एंड स्टैम्प उस रूल बुक को, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पर, लेमैन, नो वन कैन से आई डिडंट नो। अच्छा, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता। जैसे फर्ज करें कि आपने कहा जी परचेज ऑर्डर पर साइन किसने किए, अब वो हमारे यहाँ मुल्क में बहुत कॉमन आंसर है, मुझे मालूम नहीं। क्या मतलब यार, मुझे आपको मालूम नहीं,
जैसे हम घर में बच्चे ने एक गिलास पानी गिरा दिया, 4 5 6 बच्चे होते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ किसे गिराया, वो सारे कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हालांकि पता सबको होता है ना। ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल दी कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, वहां पर ये वर्ड एक्सेप्टेबल है ही नहीं है, ठीक। इस पर मैं आपको एक और भी साथ साथ अपने ऑडिट की एक्सपीरियंस है कि जब कभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके आया करते थे ना, ऑडिट हो जाते थे, उसके सेट बनते थे। सेट बनने के बाद क्या होता था कि इसी टेबल पे ना 2 बंदे बैठ जाते थे, जैसे एक सीनियर हूं, मैं सीनियर हूं तो मैं यहाँ बैठ गया, मेरे सामने जो है ना मेरा जूनियर बैठ जाएगा, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक सेट निकालेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, मैं रीडिंग करूंगा, वो रीडिंग करेगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब वो रीड करता रहेगा, मैं सारी चीजें चेक करूंगा, इवन डिजिट्स तक के, वो जो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस के डिजिट्स है ना, वो सब टैली करते जाएंगे, पेंसिल होगी मेरे हाथ में और जहां पर होगा उसको मैं सर्किल कर दूंगा, ठीक है ना। ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम रीड आउट करते थे, मुझे याद है, ठीक। उसके बाद जब अगर कहीं एरर है, कहीं कहीं अगर नजर आ रहा है, तो फिर हम कंप्यूटर वाले के पास दोबारा लेके जाते थे कि यार ये इसमें इसको दोबारा इसको सही करें, और उसके बाद दोबारा सेट निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास कंप्लीट हो जाता है और कोई एरर नहीं है, तो फिर इसके बाद हमारे ऑडिट में एक स्टैंप मिलती थी उस बैग पे, जो एक एक सेट था कंपनी का, अपनी कंपनी का, जो भेजने वाले सेट थे वो नहीं है, एक अपनी कंपनी का सेट था, उसके बैग पर क्या लगता थी, स्टैंप लगती थी उसकी। उस स्टैंप के अंदर 5 6 कॉलम्स थे कि कॉल किसने की है, यानी कि रीडिंग किसने की है, वो वहां पे ब्लैंक होता था, साइन करता था उसके, ठीक है। सुना किसने है, प्रिंट पे कंप्यूटर पे कौन था, तो वो 4 6 7 उसमें जो भी चीजें थी ना, वो सारी मेंशन होती थी। अगर आप उसको 2 साल के बाद भी निकालोगे ना, तो वो नाम निकल आ जाएगा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय, किसने सुना था, जावेद साहब ने सुना था, और पढ़ा किसने, कामरान साहब ने पढ़ा था। अच्छा, कंप्यूटर पे कौन था, सफदर साहब थे, तो वो सारा रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। 2 साल क्या, बल्कि अभी 25 साल पुराना भी निकालेंगे ना फाइल से, वो मैंने जिस जिसको सुना हुआ वो सारा निकाल के ले आएंगे, जावेद साहब आपने फला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सुना था, यहाँ पे एरर आ गया, आ जाए, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते, इंटरनल ऑडिट में देखे वहां कोई लूप होल था ही नहीं, अगर मैं कहूंगा सर मैंने नहीं किया, वो पलट के ना यूं रख देते हैं, बस यूं करके खामोश, ठीक। ये किससे इसलिए शेयर किया कि वहां पर हमारे पास इस तरह की वर्किंग थी, तो वो आपको ऑप्शन ही नहीं देते थे कि मैंने नहीं किया। कौन बात में आपको मानेगा कि यार मैंने किया नहीं किया, भाई आपके सिग्नेचर हैं, और उस वक्त वो जब तक वो सारी चीजें फिल आउट नहीं होंगी वो सेट जाएगा ही नहीं, प्रोसेस में रुका रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तो ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, रूल्स एंड स्टैम्प, रूल बुक होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कम्युनिकेशन में शेयर्ड विद मैनेजर्स, तमाम चीजें किससे शेयर होनी चाहिए। इसके बाद है अपलोडेड दी ऑन इंटरनेट, इंटरनेट तो समझते हैं ना, एक तो इंटरनेट है, एक इंटरनेट है, जो विद इन दी बिल्डिंग आपके पास होगा। अच्छा, मेंशन एड ऑडिट स्टार्ट मीटिंग्स, बल्कि अब तो इंटरनेट भी वर्ड यूज करना चाहिए, इंटरनेट को हटा देना चाहिए, नहीं अब तो कोई अगर दुबई में भी है तो यार वो शेयर तो सब कुछ है आराम से, बल्कि इसको एक स्लैश दे के वर्ल्ड ग्लोबल विलेज हो गया ना अब तो सब कुछ। अच्छा, नेक्स्ट है इसकी लेमन क्या होगी, नो वन कैन से आई डिडंट नो, हाँ ये तो हमने बता दिया ना कि मैं नहीं जानता, इसका किस्सा भी सुना दिया आपको। अच्छा जनाब, ये आ गया आपके पास है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड एंड सीएई, सीएई स्टैंड फॉर चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव आ गया, ठीक है ना, उसकी क्या है? अच्छा, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सर, अप्रूव ऑडिट प्लान आ गया, अप्रूव बजट आ गया, आपके पास बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आपके पास क्या है, इवेल्युएट चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव आ गया, उसकी परफॉर्मेंस को भी वो इवेल्युएट करेगा, बोर्ड चेक करेगा। अच्छा, अब लेमैन कैसे याद रखेंगे आप इसको, द बोर्ड इंश्योर्स द वॉच डॉग इज स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। असल में ऑडिटर के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, वॉच डॉग, ठीक है ना। तो वॉच डॉग आपके पास बेसिकली क्या है, हमारा वॉच डॉग क्या है, स्ट्रॉन्ग है और इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में नहीं आने वाला वो, है ना। तो ये बस लाइंस को याद रखे, बाकी बेटर आपको आसानी से याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद है सीएई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
क्या रिस्पॉन्स, पहला काम क्या करेगा वो, प्लान ऑडिट्स, पूरे ऑडिट का प्लान आपको देगा, ठीक है। इसके बाद है मैनेज ऑडिटर्स, अगर एक से ज्यादा ऑडिटर्स है, 4 5 6 जितने भी हैं, उन सबको क्या करेगा वो, मैनेज करेगा, किसको क्या वर्कआउट करना है, डेलीगेशन कैसे करना है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसके बाद आपके पास है रिपोर्ट फाइंडिंग्स, फिर वो किस जगह किस डिपार्टमेंट के ऑडिट में क्या मिला आपको, रिपोर्ट फाइंडिंग्स क्या है, ठीक, वो काम भी उसी का ही है। फॉलो स्टैंडर्ड्स, फिर किसको को करना है, ये 4 मेन बुलेट्स हैं आपके पास, ठीक। लेमैन कैसे याद रखेगा, सीएई रन्स द वॉच डॉग टीम, सीएई का क्या काम है, वॉच डॉग अगर 3 4 हैं तो उन सबको क्या करता है, नहीं नहीं रन करता है सर, मैनेज करता है, ठीक है। तो वो बेसिकली सीएई उन सब वॉच डॉग को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपके पास क्या है, जोर से बोले, बोर्ड, बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो बीच में एक चैनल है ना। हाँ, जो कुछ फाइंडिंग्स होगी तो वो जो रिपोर्ट फाइंडिंग्स है वो फिर आपने उसको उनको क्या करनी है, आपने बोर्ड को देनी है, ठीक है। अच्छा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम्पल आ गया, बोथ डिसाइड, दोनों, हाउ टू मेजर ऑडिट सक्सेस। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ऑडिट सक्सेसफुल है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या है, वैल्यू डिलीवर्ड, ठीक। और लेमैन कैसे याद रखेगा, ओनर एंड वॉच डॉग एग्री ऑन व्हाट गुड प्रोडक्शन मींस। ओनर कौन, बोर्ड, जो भी बोर्ड है, बोर्ड है या ऑफिसर है, जो भी है वो ओनर, ओनर हो गया क्लास से। उसके बाद कौन है, वॉच डॉग कौन है, ऑडिटर्स हो गए, या सीएई हो गया, क्या ले टीम का हेड हो गया बेसिकली। अब ये दोनों के दरमियान क्या है, बेसिकली दोनों एक ही पेज पर है, एक ही पेज पे है, सिंपल वर्ड्स में ना, यानी कि दोनों एग्रीड है, और ओनर को भी ट्रस्ट है कि मेरा वॉच डॉग क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट, ठीक है। अब यहां तक कोई क्वेश्चन, अभी तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब आपको ये नोट्स मिलेंगे। मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, बल्कि बहुत ज्यादा, आपने इन तमाम बुलेट्स को एक दफा रजिस्टर पे क्या करना है, लिखना है, कुछ भी कर लें आप। अगर आप मेरी एडवाइस नहीं मानेंगे तो 6th अटेम्प्ट के लिए आप रेडी हो जाए, फिर मैं पहले से कह रहा हूं सर, ठीक। उसकी मैं एक रीजन मैं बताऊं, मैंने कोई कैलकुलेशन बोर्ड पर, हाँ बोलो जी सर, आप बोलो को, अच्छा, मैं कह रहा था कि 30 साल पहले मैंने जो बोर्ड पर चीज देखी है ना, बोर्ड पे पढ़ के आए ना हम, तो 30 35 साल पहले एक जमाने में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा। अब वो टीचर ने व्हाइट बोर्ड पे एंटर किया, फिर उसके बाद हम उसको रजिस्टर में लिखते थे। जो चीज मैंने रजिस्टर में लिखी है ना कंप्यूटेशन में, वो मुझे आज भी याद है सर, एज इट इज, वही वर्ड्स के साथ। अच्छा, अब जमाना चेंज हो गया, अब हम क्या बनाते हैं, पीपीटीज बनाते हैं, पीडीएफ के नोट्स बनाते हैं, ठीक है। ऊपर से मेरी अब एज भी ऐसी हो गई है, मतलब 50s पे पहुंची है ना, इतना मैं बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल, तो मैं अभी आप लोगों से यंग हूँ, क्या कहते हो तो, हैं, अब तुम अनबायस्ड बात कर रहे हो ना। ठीक है, तो बहरहाल, तो कहने का मतलब ये था कि मेमोरी मेरी असल में इससे थोड़ी सी 19 20 इधर हो रही है, इतने ज्यादा सब्जेक्ट और इतना ज्यादा मटेरियल इंक्लूड हो गया ना, वो सारा आपस में क्या हो रहा है, मिक्सअप होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये रीजन है। तो अब यहाँ पर ये है कि आपने क्या करना है, इसको नोट्स बनाने, इसको लिखना है, लिख लिया। अब मैं इसको जरा सा कंक्लूजन सम अप करता हूं सारा, अभी जो हमने पढ़ा। हमने 1.3 अभी शुरू करनी है, लेकिन हमने 1.1 और 1.2 की एडिंग्स पढ़ ली हैं, ऐसे ही है। आप घर जाओगे तो ग्लैम की बुक को देखोगे तो ये तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कि यार इसमें मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और इतना बोरिंग स्टाइल है कि मेरे जैसा आदमी, हम सीए वाले को एक आदत है ना कि आप कुछ भी ड्राई, वो लॉ, इनकम टैक्स लॉ और पता नहीं कंपनी लॉ की बुक्स दे दे, हम पढ़ते रहते हैं, है ना, बोर नहीं होते। वरना किसी आम स्टूडेंट को देना एमबीए वाले को, तो वो 2 पैराग्राफ के बाद थक जाता है, कहता है पता नहीं क्या लिखा है यार इसमें। वो लैंग्वेज इतनी बोरिंग और अजीब गरीब होती है ना, वो आपको दिल ही नहीं करता 2 पैराग्राफ के बाद तीसरे पे जाएं आप, बेसिकली इंटरेस्टिंग लैंग्वेज नहीं है ना।
तो इसीलिए मैंने जो नोट्स कन्वर्ट किए ना वो इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में, छोटे छोटे बुलेट्स में। अब इसको कंपैरिजन की भी मैं आपके लिए किया कि कल आपका मूड हो गया यार ये कहाँ पर है तो ये वाली चीज यहाँ पर है, ये आपके भाई ये की आगे किसी हद तक। ठीक है, तो इसको अभी हम थोड़ी सी ब्रेक दें 5-10 मिनट की, या नहीं है? आप 5-10, सर कितना टाइम हो रहा है? मेरे पास तो घड़ी है, पता नहीं 12:59, अभी तो 1 बज रहा है इसमें, 2:45 हो रहे हैं। सर अब तो एंड ही करेंगे फिर 10 मिनट के बाद, है ना? तो अब इसको 1.3 को क्या करें, फिर हम शुरू करें या काफी है? स्टार्ट कर देते हैं, हो जाएगी, देखते हैं यहां तक, यहां तक कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, चलो। अश्योरेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज आ गया। अब यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। अश्योरेंस है, इंटरनल ऑडिटर को दो सर्विसेज और भी देनी होती है, कौन सी? एक अश्योरेंस की और दूसरी, अच्छा अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज अश्योरेंस की सर्विसेज कौन सी होती हैं यार? हाँ ठीक है, ठीक है, जी जी, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ गया अश्योरेंस से, फर्स्ट आ गया अश्योरेंस सर्विसेज आ गया। तो अश्योरेंस की सर्विसेज में क्या क्या आ सकते हैं बुलेट्स? इंडिपेंडेंट, तो ऑडिटर क्या होना चाहिए? और उसको ओपिनियन भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी थोड़ी देर डिस्कशन की ना मैंने, कहा अब इसको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं, मुझे इसने 2 दफा डिनर करवाया तो और मुझसे पूछे कि सर मेरी वीकनेस क्लास में बताएं, तो मैं क्या बताऊंगा? या फिर मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, 2 दफा डिनर करने के बावजूद मैंने सारी वीकनेस, फिर मैं इंडिपेंडेंट रहूं और सब कुछ बता दूं, है ना? क्या कहते हो? ऐसे ही करना चाहिए ना मुझे? ठीक। अच्छा अब इसके बाद ऑडिटर डिसाइड्स स्कोप। ऑडिटर क्या बताएगा? अपने स्कोप को डिफाइन करेगा और उस स्कोप के अंदर भी रहेगा। फिर इसके बाद क्या? गिव्स ओपिनियन, अपने क्या देगा? ओपिनियन देगा एक, और वो अश्योरेंस बेस्ड होगी, ये इसकी अश्योरेंस सर्विसेज आ गई। अच्छा एडवाइजरी सर्विसेज, रिक्वेस्टेड बाय मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्ट करेगी कि इस प्रोसीजर को हम सही कैसे कर सकते हैं। चले मैं बहुत आसान लैंग्वेज में कहता हूं, आपने मुझसे राय ली कि सर मेरी स्टडी कैसे चल रही है या मैं इस टेस्ट में कैसा था, तो मैं एक राय दूंगा, आप थोड़े से वीक थे, आपको फला जगह पर क्या करनी है। अब आपने मुझसे एडवाइजरी सर्विसेज, सर मैं इंप्रूव कैसे करूं। अब यह फिर आगे अलग आ गया एडवाइजरी सर्विसेज। अब मैंने आपको बिठाया कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे ये करें, इसको इस तरह याद करें, ये नोट्स लें फलान, अब वो एडवाइजरी एक अलग सेक्शन आ गया। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें आपने बिल्कुल आसान लफ्जों में इसको पहले तो समझ के रखना है, एश्योरेंस के और फिर एडवाइजरी के। नो डिसीजन मेकिंग इसमें आ गया, सिंपल डिफरेंस आपके पास आ गया। एश्योरेंस में आई चेकड इट, मैंने इसको चेक कर लिया, और एडवाइजरी में क्या है? हेयर्स माय एडवाइस, ये मेरा मशवरा है कि ये होना चाहिए, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए। अब वो मैनेजमेंट करे ना करे फिर उसकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास इजी एग्जांपल में देखते हैं सर। एश्योरेंस एग्जांपल में क्या है? ऑडिट चेक्स अकाउंट्स पेबल एंड रेट्स कंट्रोल, ये चेक करने के ऑडिटर। तो आपके पास लेमैन में क्या कहेंगे? डॉक्टर रन्स टेस्ट एंड गिव्स डायग्नोसिस। डॉक्टर का क्या काम है? ठीक है ना, टेस्ट लेगा आपके, उसके बाद क्या करेगा? वो डायग्नोस करके बताएगा कि जी आपको फला फला प्रॉब्लम्स हैं, ये हो गया, शुगर हो गया, फला हो गया, ये चीज हो गई, ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है। तो ये काम क्या कर रहा है? वो एश्योरेंस दे रहा है बेसिकली, उसने टेस्ट किए हैं और उन टेस्ट की बेसिस पे आपको क्या कंफर्म करके दे रहा है? डायग्नोस करके दे रहा है। अच्छा अब आ जाए एडवाइजरी एग्जाम्पल। ऑडिट हेल्प्स डिजाइन रिस्क वर्कशॉप। अब यहाँ पे लेमैन की लैंग्वेज में अगर मुझे याद रखना है तो डॉक्टर गिव्स यू कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, जो भी डायग्नोज हुआ बेसिकली। ठीक है ना, अब इसका इलाज क्या है?
अब वो इलाज बता रहा है आपको, दो अलग अलग चीजें हैं। स्कोप क्लैरिफिकेशन, अब यहाँ पे मैनेजमेंट वांट्स अ रिव्यू आ गया, ऑडिट क्लैरिफाइज ऑडिट और एडवाइस आ गया, लेमैन कैसे याद रखेगा? इज दिस चेकअप और जस्ट गाइडेंस, यानी कि खाली चेकअप करना है या गाइडेंस, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट आपसे ये पूछेगी कि मुझे इस प्रोसीजर को सिर्फ चेक करवाना है या फिर क्या करनी है? हाँ, कुछ गाइडेंस उन्हें लग रहा है कि इनके ऑपरेशन एफिशिएंट नहीं है, वी नीड गाइडेंस कि इसको हम बेहतर कैसे करें। ठीक है, अब यहां तक रखते हैं, मेरे ख्याल से 3 बज रहे हैं। अच्छा, यहां तक कुछ ओपिनियन दे, मैथड ठीक है पढ़ने का। अगर हम इसी तरह लेके चलें इसको वन बाय वन पैराग्राफ, अब आपने इस स्टडी टेक्स्ट को खुद थोड़ा सा रीड करना है, एक फारिग वक्त में इसको ओपन करके हल्का सा रीड आउट करना है बस। इसको रीड आउट करने के बाद उस नोट्स को क्या करना है आपने, आपने जरूर अपने नोटबुक में एंटर करना है, वरना आप कुछ भी कर लें सर, मेमोराइज नहीं हो सकती, ये मैं आपसे कंफर्म कह रहा हूं। ठीक है, बाय एनी मीन्स। और जो ऑनलाइन है सर, शिराज साहब और मिस अलीसा, आप लोगों ने दोनों ने ये नोट्स आपको मिलेंगे, तो इसको आपने जहां तक हमने स्टडी की है, पेज नंबर है 9 तक, और ये बल्कि 8 तक कह लें, यहां तक आपने इसको एक दफा राइट डाउन करना चाहिए। ये सारी एग्जाम्पल्स को कॉपी नहीं करना, ऐसा ना आप एग्जाम्पल 1 2 3 वो भी कॉपी करना है, एग्जाम्पल्स को आपने रीड आउट करना है। बाकी आपने क्या राइट डाउन करना है, मैं किसको कह रहा हूँ आपके पास, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं जो शुरू में हमने पढ़े हैं, जैसे पर्स करें कौन से थे, जैसे ये हैं, ताकि आपको डेफिनेशन क्या हो, मेमोराइज हो जाए। एक दो बार थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी, आजकल हैबिट नहीं है, अब जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब इसके बाद फिर आपने इनको कॉपी करना है यहाँ से, जैसे ये तो एग्जाम्पल है, जैसे इंटरनल ऑडिट मैंडेट है तो इसको कॉपी करना है आपने ना, इसको यहाँ से यहाँ तक, तो आपको मैंडेट का कॉन्सेप्ट जो है ना मेमोराइज हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपने एग्जाम्पल्स को छोड़ देनी है, उसको रीडिंग करनी है। इंटरनल ऑडिट चार्टर को आप कॉपी करेंगे, ऐसा ना आप वर्ड टू वर्ड लिखना बैठ गए, ये भी लिखना बैठ गए जावेद मुश्ताक 92, ये भी ऐसे नहीं, इसको नहीं, ऐसे भी स्टूडेंट मिल जाते हैं ना, वो फ्रॉम द बिगिनिंग सर आपने कहा था सारा कॉपी करना है, तो मैंने सारा ही कॉपी कर दिया। तो मैंने स्कोप और पैरामीटर दोनों बता दिए ना कि किसको करना है और किसको, एग्जाम्पल्स को रीड आउट करना है, और जो बाकी हेडिंग है ना, जो की पॉइंट 1 है, की पॉइंट 2 आ रहा है, इंटरनल ऑडिट चार्टर, उसको आपने लाजमी लिखना है, ताकि आपको वो उसके पैराग्राफ्स क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। वो जरा सा ये आसान वर्ड में लेके चला हूँ, उसकी वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस बुक से अगर हम रीडिंग करेंगे, उससे समझाएंगे ना, उससे पेपर तो नहीं निकलने वाला, वो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में ना तो वो दिमाग में रहेगा, फिर अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो ना तो मुझे समझ में आएगा यार ये क्या कह रहा है बेसिकली। जब तक आपको वो आसान लैंग्वेज में थीम समझ में आएगा ना कि ये क्या था, मैंडेट क्या था, चार्टर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को इवेल्युएट कर सकते हो कि यार ये मैंडेट का है, ये चार्टर का है, ये डेफिनेशन का है। ठीक है जी सर। अब वो जो आपने पहला क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर मेरी 5 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, तो जी जी बनाते रहे आप। अच्छा, ओहो हो, बैकर, ओहो आपने इतनी मेहनत की यार, ज्यादा मैंने ऐसा तो नहीं है सारी बुक्स आपके पास वो हो गई, मिक्सअप हो गई ना। चलें, तो आपके पास हॉक की बुक्स हैं अभी? पुराने कितने पुराने होंगे यार, ओए हो, वो तो काफी पुराने हो गए ना वो। अच्छा चले सर, इंशाल्लाह, बिल्कुल बोले।
उसमें भी ये चीज आती है, इम्प्लीमेंटेशन हमें करना ये वाला। चार सी बात, एश्योरेंस आप एश्योरेंस कैसे दोगे यार? अगर एक जगह पे आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, मैं आसान लैंग्वेज में वर्ड यूज कर रहा हूँ, गड़बड़, आपने कोई कोई काम किया है, मुझे उसमें गड़बड़ लग रही है, तो मैं कैसे एश्योरेंस दे सकता हूँ? फिर तो मेरी एश्योरेंस ओपिनियन ही नहीं आएगी ना, ये आनी चाहिए। जब मुझे एक तरफ से माइंड सेट है कि यार इसमें मुझे लग रहा है कुछ डाउट है, तो जब वह डाउट आ गया, तो जब तक वो आप डाउट रिमूव नहीं करेंगे, तो फिर आप एश्योरेंस कैसे दे सकते हैं? हाँ, वो फिर एक्सप्लेनेशन आ जाती है। जी सर। तो शिराज साहब, आपको समझ में आया कुछ? जी सर, काफी समझ में आ रहा है पैटर्न इज चीजें। गुड, हम इसी को कंटिन्यू करें या वी नीड टू चेंज इट? नहीं सर, ये काफी इजी है और ये इजी गोइंग है। एक चीज पूछूं आपसे, नाराज तो नहीं होंगे आप? सर जी पूछें प्लीज। आप टोटली अब 2 आवर्स हमारे सामने रहे, या पता चला आप मुंह वो घूमते फिरते भी रहे? नहीं सर, नहीं नहीं, मैं आपके सामने ही रहा हूँ। अच्छा, वो जी असल जी। में होता है ना कि बातों का ये थ्योरेटिकल है। मैंने क्वेश्चन इसलिए किया विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे, थोड़ा सा लाइटर मोड में, कि यार ऐसा तो नहीं है कि आपने बोला यार थ्योरेटिकल है, चलो मैं चाय वाय पी के आता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं रूम बंद करके 1 बजे से मैं 3 बजे तक बैठा हूँ यहीं पे, निकल जाके। नाइस, वेरी। बस सर, ये थोड़ा सा आपने करना है, हिम्मत पकड़नी है, हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आपसे इंशाल्लाह पेपर वन जिस दिन निकलेगा, तो पिढ़ाई पार्सल करवाएंगे ये इस्लामाबाद से ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यहाँ से हम आपको पार्सल करें सर। जब मुझे खुशी होगी ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस। इंशाल्लाह। और ये मिस अलीसा भी हमारे साथ हैं। जी। या इट्स आसान लगा आपको, मुश्किल लगा? नहीं, आसान लगा। इट वाज इजी टू फॉलो। अच्छा, आपको लगता है कि ये आपको स्टडी यूनिट 1 जो है ना, ये मेमोराइज याद हो जाएगा रीडिंग बाय? स्टडी यूनिट वाले रीड करते हुए नहीं, लेकिन आई थिंक अगर आपके जो नोट्स हैं वो करूंगी तो आई थिंक यू विल बी फाइन। ओके, ओके। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Not at the moment, no, thank you. Which company you are now conducting your audit as in which position? I work as a senior associate, and I'm working in house internal Yeah. audit at Vantage Data Centers. So it's a global American company that owns data centers and that's building data centers across the world. Okay, okay, okay. Thanks. So we will, inshallah, we will meet in next week. Yes. Schedule क्या बताया इन्होंने क्लास का? संडे टू संडे है ना? तो इंशाल्लाह मैं राशिद से डिस्कशन करूंगा। राशिद विल इन्फॉर्म यू। आई हैव नो आइडिया करेंटली। मुझे तो रात को इन्होंने इन्फॉर्म किया था, कल दोपहर को, कि कल क्लास है, तो मैं इसीलिए आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मजीद इसको अब बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो एक ग्रुप जब बन जाएगा ना, तो उसमें मैं आपको नोट्स शेयर करता रहूंगा साथ। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास से पहले ही होगा ग्रुप। तो आप ये अभी राशिद साहब से बैठेंगे ना, तो जो जो इंटरेस्टेड है, डेमो में कोई था, सुना है मैंने, डेमो में कोई डेमो, एक स्टूडेंट है, राशिद ने मुझे एक जमाने में बताया था कि सर स्टूडेंट डेमो लेना चाहता है। यार अब इतने सालों के पढ़ाने के बाद भी कोई डेमो लेगा? अगर मैं उस स्टूडेंट का ये पूछ लूं कि मैं उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करने बैठ जाऊं, कभी हमने स्टूडेंट का पूछा? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। हाँ, ये एक चीज देखने के लिए अलाउ कर सकता हूँ कि बेसिकली टीचर का मेथड क्या है, एक्सपीरियंस टीचर में। और मैं आपको एक इस पे शेयर कर दूं एक बात। मुझे अभी किसी ने, मेरे एक बहुत पुराना 20 साल पुराना 25 साल पुराना एक दोस्त, क्रिश्चियन है वो, सर नाम नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगा, बहुत रिनाउंड टीचर है। उस जमाने में यार उसकी इनकम बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जो है ना, वो ए लेवल्स के तकरीबन 300 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट्स उस वक्त थे। मैं 2001-2 की बात बता रहा हूँ, जब हम सीए पढ़ाते थे। तो हम ए लेवल्स को हम थोड़े से सेशन पढ़ाने के बाद ऑफ कर दिया। हमने कहा यार ये इंटरमीडिएट का है लेवल, हम थोड़े से बड़े हैं, जो स्किप कर दिया। मगर आज अब उसने मुझे बताया कि पर आवर वो कितने चार्ज करते हैं, मेरे तो मैं सोच के परेशान हो गया हूँ। हाँ,
नहीं सर, यहाँ की नहीं है, वो दुबई में क्लास दे रहा है, और जो कन्वर्जन के बाद है ना, आपकी सोच में भी नहीं आ सकती यार। मैं तो उन्होंने फिर मुझे ऑफर किया कि आप भी ज्वाइन कर, मैंने कहा चलो लेट्स सी, देखते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस का मेथड, अच्छा वो क्यों इनकम इतनी इतनी ज्यादा इनकम क्यों है? वो स्पेशलिस्ट, दे नीड द स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। बेसिकली वो आपको सब्जेक्ट को आसान करके देते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली उनको पास चाहिए। वो आपको, यानी कि आप समझे कि आपने सीआईई में एडमिशन ली, अगर मैं आपको पास करा दूं दैट मीन्स कि मेरी वर्किंग कामयाब हो गई सारे, ठीक है ना। सो दे नीड स्पेशलिस्ट। हाँ, ये टीचर स्टूडेंट को देखना चाहिए कि इवेल्युएट करने के जी मेथड क्या है, सर मेरे लिए क्या आसानियां कर सकते हैं। इसमें मैं पहला एक बात बताऊं कि टीचर की कैपेबिलिटी ये होती है कि वो बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बना दे थोड़ा सा। इसमें मैंने आपसे परमिशन ली थी कि कभी कभी मैं थोड़े से ऑडिट के किस्से हल्के फुल्के, ताकि हम इंटरेक्टिव रहें, तो बोरियत भी ना हो, और रिलेटेड कोई अगर किस्सा हुआ तो कोशिश करूंगा उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी दूंगा, ये वहां पे प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ था, वो थ्योरी में ये कह रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह भी चलेगा। फिर नोट्स को मैं कोशिश करूंगा आसान रहे, और बिल्कुल इतना इजी हो कि आपको वो अपनी बुक आसानी से याद होनी शुरू हो जाए। और एक दफा आपको बुक मेमोराइज होनी शुरू हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपका पेपर भी आसानी से, एक दफा बुक याद हो गई तो फिर आपसे पेपर निकलेगा ही निकलेगा, अल्लाह ने चाहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी पूरी स्ट्रगल करेंगे जितना हो सकेगा हमसे, आपने भी मेहनत करनी है इसके बाद स्टूडेंट ने, ठीक है। तो इस पर भी मैं आखिरी किस्सा सुनाऊंगा और फिर इसको एंड करूंगा। सर सिराज साहब 1 मिनट लूंगा, 2 मिनट बाकरी। ओके ओके बॉस, कोई मसला नहीं। हाँ यार, हमारे साथ मेरे एक दोस्त है, मैं आपको अक्सर शायद बीच में जिक्र करता रहूं, मुमताज है, तकरीबन मेरे साथ 12 से 15 साल अभी भी है, लेकिन हम जरा सा मुलाकात बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर हो गई। वो मुमताज था, वो कराची में टॉप के 3 या 4 स्टूडेंट्स में आता था, कराची के इंटर में, इंटर की बात कर रहा हूं मैं, डीजे में था वो। तो उसको कहते थे कि 3 या 4 स्टूडेंट्स जो है ना, पोजीशन पहले पे नहीं था वो, उसके उर्दू थोड़ी वीक थी, तो वो उर्दू के पेपर नहीं, इंग्लिश के पेपर में सेकेंड ईयर में उसके मार्क्स कम थे, तो वरना वो टॉप पे था। उसके फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री तो उसके ऐसे थे ना, कोई जीती टीचर भी नहीं जीत सकते थे उससे, इतना वो स्ट्रांग था यार। वो इंग्लिश के नंबर उसके 56 आ गए, जिसकी वजह से वो तीसरे चौथे पे था, वरना टॉप था वो। सर उसके साथ रहा, उसको अगर आप कहेंगे ना 12 बजे मुझे मुलाकात करनी है यहाँ पर, फर्ज करें कि गुलशन इकबाल में, सर अगर आप 12:02 पे आएंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने कॉल निकाली, मैं 1-2 दफा हो चुका है दोस्तों के साथ, हमने कॉल निकाली, हमने कहा अभी तक शायद आया ही नहीं है, उसको कॉल की, कहाँ है यार तू, अभी तक आया नहीं यार। तो आपको रिप्लाई देता है, यार मैं आया था, मैंने पूरा 1.5 मिनट तुम्हारा वेट किया, आप नहीं आए, मैं चला गया। आप चौंक जाते हो, यकीन करो वो ऐसा बंदा था, और वो पढ़ने का इतना मास्टरमाइंड आदमी था ना। तो हमने उसके साथ 12 साल 15 साल, हालांकि हमें सीए में भी हैबिट थी पढ़ने की, लेकिन उससे मैंने काफी लर्न किया उससे, कि यार वो थकता भी नहीं था पढ़ते हुए, तो मुझे उसके साथ हैबिट रहेगी, ठीक। तो आप लोगों ने भी ये एक हैबिट बनानी है सर, बोरियत नहीं होनी चाहिए। उसका नाम मैं अक्सर किस्सा सुनाता रहूंगा आपसे। फिर हम वो उसने गोल्ड मेडल लिया मेरे साथ ही एमबीए में, एमबीए भी किया हम दोनों ने एक साथ ही, मगर वो पहले नंबर पे रहा, मैं हमेशा कह रहा दूसरे पे। उसकी रीजन ये है कि एमबीए मैंने आईटी में किया, तो चूंकि वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कर चुका था, तो वो आईटी और इंजीनियरिंग एक नहीं, कंप्यूटर में आया उसने किया था मास्टर्स, तो वो दोनों एक ही थे। तो मेरे लिए आईटी जरा सा अलग था, एक अलग फील्ड थी, और प्लस मेरा उस वक्त साथ साथ मेरा सीए की आर्टिकलशिप भी चल रही थी, एमबीए के साथ मेरी एमए इकोनॉमिक्स भी चल रही थी, तो मेरी 3 क्वालिफिकेशन एट अ टाइम एक साथ में एग्जाम दे रहा था, तो मेरे लिए जरा बर्डन ज्यादा था। लेकिन बहरहाल वो मुझसे बेहतर था, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा था, वो अच्छा था, मुझे 2 भी आना चाहिए, जेन्युइन उसकी कैपेबिलिटी थी हर हर चीज में, राइटिंग में, नॉलेज में, हर चीज में अच्छा था वो आईटी में। तो हम दोनों फर्स्ट सेकंड थे, तो 50 स्टूडेंट्स की क्लास थी, 48 ने तय कर लिया कि इन दोनों को हमने क्या करना है, इस पोजीशन से हटाना है। रियल बता रहा हूं मैं, रियल केस स्टडी। तो क्लास का सबसे नालायक लड़का, जो 2 नालायक लड़के थे ना, आज भी, एक का नाम तो कामरान, दूसरे का नाम
वो मैं लूंगा नहीं, इत्तेफाक से निशानी था यार, माजरत के साथ यार, विद ड्यू रिस्पेक्ट ना। तो वो दोनों का ना हमारे ग्रुप में डाल दिया। वो पूरे लोगों ने मिलके क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि 4-4 का ग्रुप बनाते, ठीक है, और इसमें दो स्टूडेंट्स को उन्होंने हमारे साथ एंटर कर दिया। मेरा दोस्त मुमताज नाराज हो गया और वो टीचर से लड़ पड़ा। फिर मैंने उसे कूल डाउन किया, मैंने कहा ठीक है यार, कर रहे हैं करने दो। दोबारा राजी हो गया, हम 4 का ग्रुप था। आप यकीन करें, मैंने उसको एडवाइस दी मुमताज को, अबे देख हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, इतने बिजी हैं, हमारे पास इतने टाइम नहीं है। ये दोनों थोड़े वीक है, ये फारिग हैं, पढ़ते नहीं है ना, हम इनसे काम लेते हैं। काम का मतलब है हम इनको नोट्स बना के देते हैं, यार ये ढूंढ के लाओ, सर्च करके लाओ, बुक में से ये ढूंढ के लाओ, ये ढूंढ के लाओ, ये सारा काम हम इनसे लेते हैं, फाइनल हम खुद करेंगे। कह रहे ठीक है। आप यकीन माने, तीसरे नंबर पे पता कौन आया? वो जिशान आया। वो जो 48वें पर आ रहा था, वो तीसरे पर आया हमारे साथ। तो माहौल में रहने का मतलब है टीचर, आप इसका पूरे लोबे लबाब क्या है कि जब आप उनको गाइडेंस देते हैं ना, कि गाइडेंस इज परफेक्ट, तो वो उसको आसान लग रहा था सारा काम। उसने कहा यार अच्छा, एमबीए में ये सब्जेक्ट ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके चलना है, तो वो उसको आसान लगता गया, वो पढ़ता गया, और वो जब पढ़ता गया तो वो 3rd पे आ गया यार। बिलीव इट, नहीं है तो मैं रिकॉर्ड निकाल के ला सकता हूँ यूनिवर्सिटी से, अगर आप बोलोगे, नहीं तो मैं अपनी मार्कशीट तो ला ही सकता हूँ। ठीक है, तो सर कहने का मतलब ये है कि आप इंशाल्लाह, टीचर का काम है कि वो आसान करके दे, और स्टूडेंट का काम है रिटेन करे, थोड़ा सा दिलचस्पी ले और इसको लिख